नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और स्टूडियो में हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राजकुमार सिंह जी और समीर चौगांवकर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। काफी खबरें हमारे पास आज, जल्दी जल्दी बात करेंगे आप सभी के साथ। देखें, सबसे बड़ी पहली खबर हम करने जा रहे हैं। दिल्ली में दंगे के आरोप में एक बड़े नामचीन प्रकरण को ऐसा कहना चाहिए, जो बहुत उस वक्त काफी जिसकी चर्चा हुई थी, उस व्यक्ति को उस सजा दे दी गई है हत्या के आरोप में। इस पर क्या सियासत हो रही है आपको बताएंगे। राहुल गांधी के लौटने के बाद पंजाब की एक बगावत को लेकर मीटिंग शुरू हो चुकी है, वो खबर भी आपको देंगे। यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच कैसे बयानबाजी के तीर चल रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं दिल्ली दंगे की खबर से। करीब 6.5 साल पहले देश की राजधानी दिल्ली में दंगा हुआ था। नागरिकता संशोधन कानून CAA के विरोध में उत्तर पूर्वी दिल्ली में जबरदस्त हिंसा हुई थी। इसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और उन्हीं में से एक व्यक्ति थे अंकित शर्मा। ये IB के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी थे और बड़ी बेरहमी के साथ इनकी हत्या कर दी गई थी। जब इनका शव बरामद हुआ था, एक नाले में इनकी हत्या करके शव को फेंक दिया गया था। जब शव बरामद हुआ था तो उस पर 51 घाव थे, 51। फेफड़े फट चुके थे, दिमाग की नस फट चुकी थी। आप सोचिए उस आदमी के साथ कैसी बर्बरता हुई होगी। करीब 6.5 साल तक मुकदमे के बाद अब इसका फैसला आया है। दिल्ली की अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया। अभी ताहिर हुसैन कैरेक्टर जो है, इसके ऊपर कभी हां कभी ना चलता रहा पॉलिटिकल पार्टीज का, आम आदमी पार्टी का खास तौर पर। शुरुआत में जब ताहिर हुसैन पर आरोप लगा, तो चूंकि वो सिटिंग पार्षद था आम आदमी पार्टी का, तो आम आदमी पार्टी ने पहले उसका बचाव किया कि वो ऐसा नहीं कर सकता, उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। फिर बाद में जब लगा कि इस मामले में तो वो घिरता जा रहा है, तो फिर पार्टी ने उससे किनारा करना शुरू किया था। 16 जुलाई को कोर्ट अब यह तय करेगा कि ताहिर हुसैन को क्या सजा दी जाए। फांसी की सजा की मांग की जाएगी या उसको मुर्कैद होती है, ये तो देखना होगा। इस मामले में ताहिर हुसैन के साथ कई और लोग जो हैं, उनको भी दोषी पाया गया है। 4 लोगों को, नाजिम, जावेद, कासिम और अनस को दोषी करार दिया है अदालत ने और 6 आरोपियों को बरी भी किया है इस पूरे मामले में। लेकिन अब देखिए, ये मामला क्योंकि कन्विक्ट हो गया, तो ये मामला फिर एक बार से फोर फ्रंट पर आ गया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को लेकर बीजेपी बहुत हमलावर है। बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ताहिर हुसैन तो अरविंद केजरीवाल का खासम खास आदमी था, अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड था और उसने ही दिल्ली का दंगा भड़काया था। कांग्रेस को भी इस पूरे मामले में लपेटा है बीजेपी ने और कहा कि उस वक्त कांग्रेस के नेताओं के बयान, और सोनिया गांधी का भी नाम लिया है, वो सभी लोग दिल्ली के दंगे के दोषी हैं, जिम्मेदार थे दिल्ली के दंगों के लिए। लेकिन ताहिर हुसैन को लेकर के आम आदमी पार्टी जरूर अब बैकफुट पर होगी, भले ही उससे किनारा कर चुकी है पार्टी। तो अब देखिए आज बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को ताहिर हुसैन के मामले पर कैसे घेरा। अरविंद केजरीवाल जी, आप ये प्रेस वार्ता देख रहे हैं, कहीं छुपिएगा मत। जैसे आप जब ताहिर हुसैन पकड़ा गया था छुप गए थे, एक शब्द आपके मुख से नहीं निकला था, पार्टी से आपने निष्कासित नहीं किया था, उसको राजनीतिक संरक्षण दिया था। आज ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्या आप बाहर निकल के आज देश की जनता और दिल्ली की जनता से माफी मांगेंगे? ऐसा द्वेष, और उसका कसूर क्या है? IB ऑफिसर अपना काम कर रहा है। और आज जब हम इस फैसले की बात कर रहे हैं, अमानतुल्लाह खान की इतनी हिम्मत पड़ती है कि वो बाहर निकल के कहते हैं कि धर्म देखा गया ताहिर हुसैन का, इसलिए सजा हुई। उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। ये चरित्र, ये DNA है पापी आप अरविंद केजरीवाल का। और सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है ताहिर हुसैन के साथ, तो वो अरविंद केजरीवाल हैं, जिसके इशारे पे ये हुआ और जिसने लीपापोती करी। मुख्यमंत्री थे, लेकिन एक शब्द अंकित शर्मा के लिए, और जो भारतीय नागरिक मारे गए दिल्ली दंगे में, करीब 60 लोग मारे गए, एक बार उनके लिए कुछ नहीं कहा। बीजेपी ने और भी कई आरोप लगाए। एक तो ये कि ताहिर हुसैन के खिलाफ बयान नहीं दिया, अंकित शर्मा की हत्या हुई तो उस पर क्यों आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं बोला। यह भी आरोप लगाया है बीजेपी ने कि उस वक्त दिल्ली दंगों के बाद जो रिलीफ कैंप लगे, वो भी केवल मुसलमानों के लिए लगाए गए, जो हिंदू दंगा पीड़ित थे उनके लिए कोई कैंप नहीं लगाया, ये भी आरोप लगाया है। फिर शाहीन बाग उस वक्त लगा हुआ था, यहां मजमा लगा हुआ था दिल्ली में, तो शाहीन बाग के खिलाफ नहीं बोलती थी आम आदमी पार्टी। ये सारी बातें उस दौर की हैं। अमानतुल्लाह खान का उन्होंने नाम लिया, गौरव भाटिया ने, तो उनका एक पोस्ट है वो मैं पढ़ देता हूं। अमानतुल्लाह खान लिख रहे हैं, आज अदालत के जरिए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों में दोषी कराए जाने पर बहुत दुखी हूं।
अल्लाह उसके घर वालों को सब्र अता करे। हमें कानून पर पूरा भरोसा है और अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ताहिर को ऊपरी अदालत से इंसाफ जरूर मिलेगा। अमानतुल्लाह खान खुद भी एक बड़े पोलराइजिंग फिगर हैं, ये भी कई बार कानूनी फेर में जो है वो फंस चुके हैं। लेकिन वो 2020 का दंगा, डोनाल्ड ट्रंप भारत आए हुए थे और उस रात दिल्ली का दंगा भड़का था पहली बार जब डोनाल्ड ट्रंप यहां थे, और जब इसके तार खंगाले गए तो ये बड़ा साफ था कि उस वक्त ट्रंप भारत आ रहे हैं, दिल्ली में अगर कोई हिंसा होगी तो पूरी दुनिया में वो खबर छपेगी, खबर बनेगी। इस नियत से भी बहुत से लोग उस काम को कर रहे थे। अब जहां तक दूसरा पक्ष है, अब कपिल शर्मा ने इस पर कई सवाल पूछे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कपिल शर्मा को दोषी मानती है दंगे की शुरुआत का। वो मानते हैं कि कपिल मिश्रा माफ कीजिएगा, कपिल मिश्रा उस वक्त मंत्री नहीं थे, अब मंत्री हो गए, तब तो सरकार ही नहीं थी बीजेपी की। तो कपिल मिश्रा ने क्योंकि यह कहा था कि शाहीन बाग अगर नहीं, एक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक फ्लाईओवर के नीचे महिलाएं बैठ गई थी, मुस्लिम महिलाएं बैठ गई थी सीएए के खिलाफ, तो उन्होंने कहा था कि अगर ये नहीं हटेंगे यहां से तो फिर हमको कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ बयान था उनका। उसको लोग कहते हैं कि ये वो भड़काऊ बयान था जहां से दिल्ली का दंगा भड़का। ये दोनों तरफ की बात मैं आपको बता रहा हूं। वो सवाल पूछ रहे हैं, सीएम के रूप में केजरीवाल ने अंकित शर्मा की हत्या पर 2 शब्द क्यों नहीं कहे? संजय सिंह ने ताहिर हुसैन को बार बार बेगुनाह क्यों बताया? जिन लोगों ने सड़कें बंद की, हत्याएं और दंगे किए, केजरीवाल ने उनका समर्थन क्यों किया? हिंदू पीड़ितों से केजरीवाल का मंत्रिमंडल क्यों नहीं मिला? दंगे के राहत कार्य में केवल एक समाज के लोगों के लिए ही क्यों कैंप लगाए गए? ये आरोप वो भी लगा रहे हैं। लेकिन अब ये ताहिर हुसैन के मामले में आम आदमी पार्टी देखते हैं कुछ कहती है कि नहीं कहती। वैसे केजरीवाल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कुछ बात हुई नहीं इनके बारे में। त्रिपाठी जी देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि क्या अभी अमानतुल्लाह खान को निकाल दिया गया आम आदमी पार्टी से? नहीं निकाला गया। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिस अमानतुल्लाह खान के लिए अरविंद केजरीवाल पूरी ताकत से खड़े थे, अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कई मामले थे, वक्फ के मामले में और सब वो भ्रष्टाचार के उस सब के, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आम आदमी पार्टी अभी भी ताहिर हुसैन के साथ खड़ी है। वो भले ही अब AIMIM का नेता है, अब उसको भले ही ओवैसी उसकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी का विधायक, क्योंकि ये सामान्य घटनाक्रम नहीं होता है, अगर विधायक इस तरह से उनके साथ खड़ा दिख रहा है तो या तो पार्टी को निकाल देना चाहिए था। नहीं निकाला, इसका मतलब है पार्टी उनके स्टैंड के साथ खड़ी हुई है। दूसरा, कपिल मिश्रा के ऊपर आरोप लगता है, ठीक बात है, उस वक्त उनके बयान आते हैं कि वो नहीं खोला तो, लेकिन ऐसे तो आरोप ये भी लगते हैं कि सोनिया गांधी ने जो उस वक्त बयान दिया था वो भी प्रोवोकेटिव था। क्या बयान था? उस वक्त उन्होंने भी कहा था ना कि लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा, तो लगभग उसी किस्म का बयान था जैसा जिसकी कहा जा रहा है, जैसे उन्होंने कहा था कि खुलवाना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट बयान में खोज रहा था, वो मिलेगा तो मैं आपको बताता हूं। वो लगभग उसी तरह का बयान था, उसी तरह से उन्होंने कहा था। उसका जिक्र किया गौरव भाटिया ने, मैं सुनवाता हूं और वो बताया था उन्होंने। अब उसके आगे की बात, IB अधिकारी अंकित शर्मा को क्यों मारा गया? क्या इस दिल्ली दंगे की साजिश, इसके तार बाहर तक जुड़ते थे? क्या जो शर्जील इमाम ने चिकन नेक काटने को कहा, जो उमर खालिद ने ट्रंप की विजिट के समय देश को अस्त व्यस्त त्रस्त करने को के लिए योजना बनाई, वो सब एक दूसरे से जुड़ा है? तो इसका जवाब सामान्य दृष्टि से, हम लोग कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो है नहीं, तो वैसे देखने पे लगता है हाँ सही है। फिर आता है कि अब इसके आगे क्या? ताहिर हुसैन को सजा होने का सीधा सा मतलब हुआ कि जो हाथ दिखा था नाले में से, वो आज भी सबको याद है, रस्सी में से खींच रहे थे, मतलब एक घर का वो बच्चा चला गया, वो अलग बात है, वो देश की खुफिया एजेंसी, देश की सुरक्षा एजेंसी के साथ था। और ऐसे समय में जब दिल्ली को जलाने की कोशिश की, 59-60 लोग मरे थे, जाने कितने लोगों का जीवन दोबारा पटरी पर लौटा नहीं है। मतलब वो कई लोग तो दिल्ली छोड़कर चले गए, कई लोग मर गए। सवाल यह है कि एक बड़ा वर्ग उस वक्त ताहिर हुसैन को इनोसेंट बता रहा था, मासूम निर्दोष बता रहा था। उस वक्त बाकायदा ताहिर हुसैन के हवाले से वो खूब चल रहा था, और ये कि नहीं हम तो मासूम हैं, निर्दोष हैं, जबकि ताहिर हुसैन की छत पर बाकायदा 4, 6, 10 घंटे लड़ाई लड़ने का पूरा सामान था। पेट्रोल बम, पत्थर, एसिड, बढ़िया वाली गुलाल, बढ़िया वाली गुलाल, बड़ी एंगल लगा के बड़ी एंगल लगा के, जिससे कि आप मारिए तो बहुत तेज मार करेगी, बॉटल्स, वो कीले, छड़। सवाल यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या उन लोगों को बिल्कुल नहीं पता चला कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। क्योंकि यह सवाल तो हम खड़ा करते हैं कि भाई दिल्ली में दंगे हुए, तो भाई बताओ गृहमंत्री कौन था, बताओ कब हुआ, तो अब गृहमंत्री को तो जो करना था वो कार्रवाई कर रहे हैं।
लेकिन क्या अभी भी वो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज इस दंगे के मुख्य जो दोषी है, आरोपित नहीं है, उसके खिलाफ खड़ी होकर बात करेंगी? देखिए, सवाल, ताहिर हुसैन तो एक आदमी है, उसमें बहुत सारे लोगों को सजाएं हुई हैं। शर्जील इमाम को, उमर खालिद को तो आज तक बेल तक नहीं मिली है। बीच में एक आध बार छोड़ दे छोटे छोटे मौके पर, वो आज तक 6 साल से वो जेल में ही है। सवाल यह है कि दिल्ली में जो कुछ उस वक्त हुआ, उसके लिए सीएए कानून या बीजेपी की तरफ से जो लोग बयान दे रहे थे, जो माहौल दिल्ली में उस कानून की वजह से बना था, उसको आप दोषी देंगे, दोषी बनाएंगे? या जो ये शाहीन बाग जगह जगह लग गए, जगह जगह फ्लाईओवर के नीचे रोड ब्लॉक कर दी गई थी, उसमें और उसके बाद जो ये सब बयान हुआ, उसमें जामिया से लेकर के तमाम जगहों पर जिस तरीके की बातें होती थी, स्पीचेस दी जाती थी, कोई साजिश थी, उसको आप जिम्मेदार मानेंगे? क्योंकि आप दोनों तरफ से बात की जाती है ना। मैं आपको गौरव भाटिया का बयान सुनाता हूं, उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी को लेकर के बोला है, और अभी सोनिया गांधी के बयान का जिक्र कर रहे थे, वो सुनिए आप। सोनिया गांधी जी सबसे बड़ी गुनाहगार क्यों हैं? क्यों है राहुल गांधी गुनाहगार? ये दंगों जब साजिश की जा रही थी तो सोनिया गांधी का बयान है कि ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। घर से निकलो, आर पार की लड़ाई लड़ो। मैं पूछना चाहता हूं, मैं जनता को आह्वान देती हूं, खासकर मुसलमानों को, आपकी नागरिकता जाएगी, ये कांग्रेस कहती है, और उसके बाद कहती है आर पार की लड़ाई है। जब ऐसे भड़काऊ बयान कोई वरिष्ठ नेत्री धर्म के चश्मे से देख के देगी और दंगा होगा, तो उसकी जिम्मेदारी सोनिया गांधी जी को भी लेनी पड़ेगी। और इसके साथ ही इमरान मसूद बोटी बोटी कर दूंगा, इमरान मसूद, केवल नफरत, केवल जहरीले बयान, उनका भी एक बयान है। उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान है। इमरान मसूद, क्या राहुल गांधी के इशारे पे ये वक्तव्य दिया गया? क्या राहुल गांधी ने कान पकड़ के इमरान मसूद से कहा माफी मांगो, जो पीड़ित परिवार हैं हमें उनके साथ खड़ा होना है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि हम ये जो आज इस पर बात कर रहे हैं, ताहिर हुसैन, उसने इस बात को करने का मौका दिया या उसको, उसके ऊपर जो अदालत का फैसला आया। मूल प्रश्न यह है, दिल्ली में 6 साल पहले जो हुआ, 60 लोगों की जान गई, इसका मुख्य तौर पर आरोप किसके ऊपर है? जिसका जिम्मेदार कौन है? एक वो बयान जो आप कह रहे हैं, सोनिया गांधी का बयान 14 दिसंबर 2019 को रामलीला मैदान में कहा था, और सोनिया गांधी ने कहा था, जो इसमें दिख रहा है, अब आर पार की लड़ाई है, अभी नहीं निकले तो कायर कहलाओगे। अच्छा, ये बयान जी सर। लेकिन दंगा तो 20 में हुआ था ना, क्या उसी समय का? ये दंगे के दौरान का बयान है? नहीं, दंगे के दौरान का नहीं है, तो ऐसे तो, तो इससे कंफ्यूजन होता है ना। नहीं, लेकिन 14 दिसंबर 2019 सर तारीख बता रहा हूं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन दंगा के जनवरी बाद में दंगा हो गया था ना, जनवरी में तो दंगा हो गया था। इसी 14 दिसंबर माहौल तो पीछे से पहले से ही चल रहा था, बनाया गया, क्योंकि उस समय जो ट्रंप साहब वहां आने वाले थे और एक माहौल ये बनाया गया, ये प्लान किया गया। ताहिर को तो जो सजा मिली है वो मिली है, लोअर कोर्ट ने भी सजा दी है, जो हायर कोर्ट में जाना चाहेंगे वो भी चले जाएंगे, उसका कोई मसला नहीं है। मसला है कि क्या राजनीतिक संरक्षण था आम आदमी पार्टी का? आज तो आम आदमी पार्टी में नहीं है, लेकिन उस समय तो आम आदमी पार्टी में थे। तो आम आदमी पार्टी ने उनको बचाने की हर कोशिश की, जिस भी तरह से बचाया जा सकता है। कोर्ट में जाने में, बचाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कोर्ट में तो आप लीगल केस को लड़ते हो। पॉलिटिकल तरीके से क्या किया गया और वो कैसे वो दंगा हुआ, कैसे लोग मारे गए, बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। और ये आईबी का तो हम लोगों ने देखा था कि वो क्या भयानक वो दृश्य था कि जिसको देखकर नाले का और वो सारी बातें, लगातार कोशिश की गई। और अब ये कहना कि उसे, ताहिर को धर्म के आधार पर सजा दी गई, ये जो है ना, ये भी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये तब तक ठीक था जब तक फैसला नहीं आया, जब तक फैसला नहीं आया, तब तक तो बोलने का मौका था। हाँ, तब तक मौका था कि उस समय तक ये किया जाए, और उस पर लगातार हो रहा है। और इसके लिए भी मैं तो मानता हूँ कि ठीक है, आपको हाई कोर्ट जाना है, जो भी सुप्रीम कोर्ट जाना है, वहाँ तक जाने का अधिकार है। उसमें क्या फैसला होता है, क्या नहीं होता है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन आज की तारीख में उनको मानना चाहिए कि कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके आधार पर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्या लड़ाई लड़ेंगे, वो भी ठीक है, लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना। और अब तो वो ओवैसी साहब की पार्टी के साथ हैं शायद, ये ओवैसी जी की पार्टी के साथ, तो वो लड़ेंगे कि आम आदमी पार्टी लड़ेगी या कोई भी लड़ेगा, मुद्दा वो नहीं है। राजनीति का दंगों के साथ एक बड़ा
वो हो गया हमारे यहाँ चोली दामन जैसा रिश्ता है कि वो, और अक्सर ऐसे लोग फंस जाते हैं दबाव, जो लोग दबाव बना रहे हैं या जो लोग उसकी भूमिका बना रहे हैं वो तो कहीं बच ही जाते हैं। कुछ लोग आ जाते हैं, ये भी पार्षद थे, ये तो फंस गए, नहीं तो बहुत सारे लोग तो ऐसे नहीं फंसते। जो कार्यकर्ता होता है, जो कार्यकर्ता भी नहीं होता, वो फंस जाता है। उस सब पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए कि किस तरह से हो रहा है, और जब ये सजा हो जाए तो धर्म के नाम पर सजा का मैं उस मसले को नहीं समझता। सर मेरा सवाल ये, उस वक्त देखें दिल्ली में केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे जी। बीजेपी कानून और कांग्रेस, बीजेपी कानून लेके आई सीएए का, पूरे देश में माहौल बना, खासतौर पर दिल्ली में शाहीन बाग सजा। शाहीन बाग में रोजाना भाषण होते थे, दिखाए जाते थे सब जगहों पर। उसके बीच में ये सारा मामला हुआ था। नॉर्थ में जगह का नाम भूल रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक जगह जब एक रोड और रोक दी गई थी, वहां जाकर के कपिल मिश्रा की वो स्पीच हुई थी कि अगर ये नहीं हट गई शाम तक तो हमको कुछ करना पड़ेगा, कुछ टाइम। कपिल मिश्रा तो विनम्र नेताओं में से हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मूल आप इस दंगे की जड़ में किसको पाते हैं? जो सरकार कानून लाई, जिस पर विरोध हुआ, वो कपिल मिश्रा भी उसी पार्टी में थे, या वो लोग जिन्होंने उस सारे आंदोलन को और सारे दिल्ली में जगह जगह सड़कें रोकने को वो माहौल जिसने बनाया, उन लोगों को? उसमें कांग्रेस भी है, उसमें आम आदमी पार्टी भी, उसमें तमाम और दल भी है। नहीं तो आप करेंगे आंदोलन करना ही नहीं चाहिए सरकार के फैसलों के खिलाफ? सर मैंने तो एक सवाल पूछा आपसे कि उस सब की, उस माहौल की वजह से दिल्ली में दंगा हुआ। नहीं, उस माहौल से मुझे उस माहौल की वजह से नहीं हुआ दिल्ली में दंगा। मैं कह रहा हूं उस माहौल से हुआ हो तब भी मैं कोई आंदोलन के खिलाफ नहीं हूं। यदि कोई सरकार फैसला करती है, बड़ा ओपन सवाल पूछा, आप दंगे की जड़ में किसको पाते हैं ज्यादा? पॉलिटिक्स को मैं समझता हूं कि पॉलिटिक्स में जो लोग अपना इंटरेस्ट देखते हैं वो लोग इसको पाते हैं। और ऐसा होता ही है कि कोई सरकार के फैसले होते हैं, वो इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी नहीं, सरकार ने अपने हिसाब से फैसला किया। बहुत सारे लोग हैं उसके खिलाफ होते हैं, उनके पास अधिकार होता है कि वो उसका प्रदर्शन करें। अब उसमें से कई लोग ऐसा रास्ता निकाल लेते हैं कि उस माहौल का कैसे इस्तेमाल अपने राजनीति के लिए किया जाए। आप किसी को पिन पॉइंट नहीं करना चाहेंगे इसमें अलग से कि ये बीजेपी की वजह से हुआ या ये आम आदमी पार्टी? बीजेपी की वजह से क्यों हुआ? बीजेपी की वजह, बीजेपी ने अपना फैसला किया उस पर, ठीक है, बीजेपी को भी मैं इसमें कोई दोषी नहीं मानता, लेकिन बहुत सारे लोग उसका बीच में से कोई ना कोई अपनी पॉलिटिक्स कर लेते हैं। आज बीजेपी अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी, राहुल गांधी सबको दोषी बता रही है। नहीं, बहुत बड़ा मामला था, 2020 में मामला हुआ, और मुझे इस बात का आश्चर्य है कि इसको लोअर कोर्ट का डिसीजन आने में 6 साल लगे। 6 साल के अंदर तो पूरा फाइनल डिसीजन हो गया, इनको सजा मिल जानी चाहिए थी। ये इतना गंभीर मामला था, ये सिर्फ सीए के खिलाफ किया हुआ एक धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं था, ये एक पूरा सीए के आड़ में एक पूरा सुनियोजित षड्यंत्र था कि ट्रंप के आने पर भारत की छवि कैसी खराब की जाए, दुनिया को कैसे बताया जाए कि भारत के अंदर किस तरह की सरकार चल रही है, कैसे हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के दंगे करवा सकते हैं, और इसके पूरा प्री प्लान किया गया था। इसमें राजनीतिक दलों का पूरा सहयोग था, कांग्रेस का पूरा समर्थन था, अरविंद केजरीवाल का समर्थन था, और देश की छवि खराब करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र था, और हिंदू और मुसलमानों को दंगा बड़े स्तर पर दिल्ली से लेकर पूरे हिंदुस्तान में भड़काने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। सिर्फ एक अंकित की हत्या का मामला नहीं था कि एक आईबी के अधिकारी को आपने मारा, सिर्फ वहां तक मामला नहीं था, यह एक बहुत बड़े स्तर पर इसकी तैयारी की गई थी। सौभाग्य से वो बड़ा मामला सर, एक बात तो साफ नजर आती है ना, चूंकि ये दंगा ट्रंप की विजिट पर हुआ, बिल्कुल टाइम करके हुआ, बिल्कुल, तो उसमें तो वही लोग जो हैं, मतलब जिन लोगों का उद्देश्य इस मामले को अंतर्राष्ट्रीयकरण करना था, देश की छवि खराब करने का था, वो जो लोग ये चाहते थे कि ये बड़ा मामला दुनिया देखे दिल्ली में क्या हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप उन्हीं से पूछेंगे ना कि भाई ये जब ट्रंप आया तभी दंगा क्यों हुआ? बीजेपी के नेता का तो प्रयास नहीं हो सकता कि ट्रंप के वक्त दिल्ली में शांति पैदा करो। नहीं, मुझे लगता है कि सरकार ने कोशिश की होगी इस मामले को लेकर, इतने लोग अगर इसके अंदर इन्वॉल्व रहे। सोनिया गांधी पे तो एफआईआर दर्ज हुई थी, तमाम नेताओं पे एफआईआर दर्ज हुई थी, हालांकि फिर बात आगे क्यों नहीं बढ़ी है तो सरकार इस बात के मामले में बता पाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं, तमाम उनके ऊपर धाराओं में लगना चाहिए। कि मुझे लगता है कि देशद्रोह का भी मामला था, ट्रंप के सामने जिस तरीके से किया इस पूरे मामले को लेकर के, और जिस बर्बरता से उस अंकित को मारा गया था, जिस बेरहमी से उसको मारा गया था, ये बताने की कोशिश की गई थी कि भाई मुस्लिम इलाके में अगर कोई हिंदू यहां से निकलेगा तो उसका क्या असर होगा। मुझे लगता है बहुत बर्बर तरीके से किया गया था। सिर्फ 2-3 जरूरी लाइनें हैं। एक तो ये कि इतना सामान्य नहीं है जितना हम लोग बात कर रहे हैं, और कि आप पूछ रहे हैं किसको दोष दें। उनको दोष दें जो ये कह रहे थे कि इस देश में
एक कंसंट्रेशन कैंप बन जाएगा और सारे मुसलमानों को उनमें डाल दिया जाएगा। उनको दोष दे, जिस बयान खोजिए जिसने दिया हो उसको, जिसने कहा कि मुसलमान डिटेंशन सेंटर में चला जाएगा, 2 दर्जे का नागरिक होगा, और टीवी पर बैठकर पत्रकार भी कह रहे थे कि हाँ मुसलमान डरा हुआ है। उनको दोष दें जो कहते थे कल से नमाज नहीं करने पाएंगे सीए के बाद, भारत के मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर बंद किया जाएगा, उनको देश से ही बाहर ढकेल दिया जाएगा। उनको दोष दें जो कहते थे कि ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए है, इसको ये कर रहे हैं। उनको दोष दीजिए जो बाकायदा कहते थे कि हर शहर में शाहीन बाग होगा और शाहीन बाग की दादियों नानियों की फर्जी हवाई कहानी चलाई जाती थी। उनको दोष दें जो वहां जाके कहते थे कि मैं तो इनके चरणों में नतमस्तक हूं, ऐसा आंदोलन तो हमने देखा ही नहीं। और वहां क्या किया, वहां सारे जितने जिसको कहते हैं कुछ जगह पर गलत काम किए गए और हर शहर में ऐसा एक ठिकाना खोजने की कोशिश की गई। ये सामान्य घटनाक्रम नहीं था, ये देशद्रोह था, गृह युद्ध फैलाने की कोशिश थी, आंतरिक संघर्ष को आगे बढ़ाने की तैयारी थी। सर अगली खबर पर जा रहा हूं। इसमें एक लाइन जोड़ दूंगी, ये जो सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो समीर जी ने भी, हर्ष ने, इस पर कोई काम नहीं हुआ ना। क्या उन लोगों को जो एक इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है, देशद्रोह का हो सकता है या देश भर में, क्या वो सब लोग पकड़े गए या उन पर कोई मुकदमे चले? असली बात वही मैं कह रहा हूं, जो पहले भी मैंने सवाल खड़ा किया। और कपिल मिश्रा जी या ऐसे लोग जो उस बयान के साथ उस समय जो उन्होंने बयान दिया, क्या उनकी भूमिका पर कुछ बात हुई? क्योंकि वो किस पक्ष में खड़े हैं ये सर आगे अभी तो ये तो एक फैसला अभी और आया है, अभी तो और फैसले आने हैं सर इसमें। राहुल गांधी 20 दिन के विदेश दौरे के बाद भारत लौट आए हैं। राहुल गांधी अब पंजाब कांग्रेस में जारी कलह को सुलझाने में जुट गए हैं। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक मीटिंग हो रही है इस वक्त, और राहुल गांधी उसमें शामिल हैं। तो अब कंफर्म कर सकते हैं, वहां ये गाड़ी दिख गई, बस इससे इत्मीनान हो गया कि राहुल जी सर लौट आए। एक बार हमने गलत, मतलब हमको भी भ्रम हो गया था, लेकिन अब लौट आए। पंजाब कांग्रेस के कलह को लेकिन वो कैसे सुलझाएंगे, चन्नी को कैसे मनाएंगे, या मनाएंगे भी या नहीं, ये सवाल है। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज भूपेश बघेल 5 दिन चंडीगढ़ में रहे, पंजाब में रहे, और दौरे के अंतिम दिन शर्तों के साथ चन्नी गुट ने उनसे मुलाकात की, जिसमें भूपेश बघेल के सामने चन्नी गुट ने अपनी मांगे दोहरा दी कि प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग हमको स्वीकार नहीं है और चन्नी को सीएम फेस बनाया जाए और उम्मीदवारों के चयन में भी चन्नी की राय को तरजीह दी जाए। बैठक के बाद भूपेश बघेल ने कहा था, आपको याद होगा, कि वो हाईकमान को सूचित कर देंगे, लेकिन गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है इस तरीके से नियुक्तियां बार बार बदलना, ये बात उन्होंने कही थी। तो एक बार सर विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी जुड़ गई हमारे साथ, वो एक बार बता दें कि इस मीटिंग से क्या हल निकलने की उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी ने क्या मन बनाया है चन्नी को लेकर के। जी विजय लक्ष्मी। देखिए सौरभ, इस मीटिंग के बाद एक क्लैरिटी जरूर आ जाएगी। हालांकि भूपेश बघेल ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी होगी, जाहिर तौर पर जो वो बात कह रहे हैं कि अध्यक्ष बनाना और हटाना गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, तो एक तरह से वो इंडिकेशन तो दे रहे हैं कि उनकी रिपोर्ट में क्या होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी उस रिपोर्ट को कैसे लेती है, क्योंकि अगर चन्नी को, जिस तरह से चन्नी खेमा है, बात सिर्फ चन्नी की नहीं है, उनके पीछे जो उनके साथ जो लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, चाहे परगट सिंह हो, चाहे सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, चाहे राणा गुरजीत सिंह हो, ये तमाम लोग हैं, चाहे कुछ विधायक हों या फिर पिछली बार चुनाव लड़ चुके लोग हों, ये तमाम जो लोग हैं ये कांग्रेस पार्टी को जिताने का तो पता नहीं पर हराने का मादा जरूर रखते हैं। तो ऐसे में राजा वड़िंग, ये तमाम लोग यही कह रहे हैं कि राजा वड़िंग को हटाना चाहिए, लेकिन अगर उनको हटाते हैं तो दूसरे राज्यों में क्या मैसेज जाएगा। ऐसे ही ऑलरेडी अंदरूनी कलह जो है गोवा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सिमर कर रही है। तो कांग्रेस आला कमान के लिए देखना होगा कि कैसे राहुल गांधी इस पूरे मसले को जो है वो सुलझाते हैं। अगर वापस राजा वड़िंग को लेने का फैसला करते हैं तो एक बड़ा फैसला होगा, और ये अब तक की ट्रेडिशनल राहुल गांधी की पॉलिटिक्स से थोड़ा अलग फैसला होगा, क्योंकि राहुल गांधी जनरली जो सुझाव उनके जनरल सेक्रेटरी उन्हें देते हैं और जिस फैसले को वो ले लेते हैं उस पर वापस वो नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला एकदम अलग है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पंजाब कांग्रेस के हाथ से जाएगा, एक कांग्रेस, कमजोर कांग्रेस चुनाव में उतरती हुई दिखेगी। उसके विजय बहुत धन्यवाद आपका। अब मैंने बताया कि रिपोर्ट तो भूपेश बघेल दे चुके होंगे उनको। सर अब सवाल यह है कि भूपेश बघेल तो दिल्ली के ही नॉमिनी थे ना, वहां जो गए, तो वो तो सार्वजनिक तौर पर 3-4 बार कह चुके हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने का कोई सवाल ही नहीं है, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। उन्होंने तो इस मीटिंग के बाद, ये जो चन्नी के साथ हुई, इसके बाद कहा कि बात ही नहीं हुई इस विषय पर तो हमारी, तो अब क्या करेंगे राहुल गांधी? देखिए, मुझे लगता है विजय लक्ष्मी जो सही कह रही हैं कि अगर भूपेश बघेल सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, अध्यक्ष बदलना, तो शायद भूपेश बघेल की रिपोर्ट भी कुल मिलाकर के वही बात कह रही होगी। बिल्कुल। अब राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी का चाहे कर्नाटक में लीडरशिप चेंज का मसला हो या उससे पहले हिमाचल में जिस तरह से प्रतिभा सिंह जो वीरभद्र सिंह की विधवा है, पत्नी है, उनके दबाव को दरकिनार करके सुखविंदर सुक्खू को बनाकर रहा हो, तो ये तो है कि राहुल गांधी देर से फैसला लेते हैं। कर्नाटक में भी मतलब करीब 2.5-3 साल लग गया फैसला लेने में।
लीडरशिप चेंज में, लेकिन उससे आमतौर पर पीछे हटते नहीं हैं। और पंजाब की सिचुएशन आप देखें तो चन्नी गुट बार बार ये कह रहा है वड़िक के लिए कि कंप्रोमाइज लीडर नहीं चाहिए। कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं चाहिए। अरे ये वैसे कॉम्प्रोमाइज का मतलब वो कह रहे हैं ये कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी पे सॉफ्ट है। नहीं, कंप्रोमाइज का जो वर्ड है वो पॉलिटिक्स में हाल फिलहाल राहुल गांधी लेके आए पर अब उन्हीं की पार्टी प्रधानमंत्री जी के लिए, तो अब वो वर्ड उनके लिए यूज हो रहा है। लेकिन पूरे एपिसोड में अगर आप देखें तो चरणजीत सिंह चन्नी कहीं ज्यादा कंप्रोमाइज लीडर के तौर पर हो रहे हैं। उसके 2-3 कारण है। एक तो जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो खनन घोटाले में उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा, उनका भतीजा गिरफ्तार हुआ, यानी कहीं ना कहीं वो ईडी के शिकंजे में है अभी तक। और दूसरा, जब ये बात चल रही थी तभी उन्हीं के गुट के एक बड़े नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो पहले डिप्टी सीएम भी रहे और इस समय सांसद हैं, वो जाके केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिले। हालांकि वो सफाई दी कि कुछ पहले से मुलाकातें तय थी, उस संदर्भ में हुआ। तो राहुल गांधी की चिंता ये भी होगी अगर चन्नी को ज़्यादा भाव दिया जाए। पहली बात तो मेरी समझ ये कहती है कि अगर वड़े घटे 1% के लिए मान लें, राजनीति में असंभव कुछ नहीं होता, तो चन्नी तो नहीं बनेंगे। कोई मिडवे निकाला जाएगा जो दोनों गुटों को स्वीकार्य हो। और कई बार अगर परिवर्तन हुआ तो उसमें ना चन्नी होंगे ना बड़े होंगे। लेकिन चन्नी की दूसरी जो मांग है कि उनकी ज्यादा चले टिकट के बंटवारे में, वो कांग्रेस जोखिम कतई नहीं लेगी। अरे क्योंकि जो चन्नी तो इस हद तक चले गए, उन्होंने बूटा सिंह के परिवार को बुलवा लिया। बूटा सिंह दलित सिख थे, उनकी फैमिली को बगल में बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और फैमिली कह रही है कि इनसे बढ़िया तो आदमी नहीं है कोई, यही आदमी पंजाब का मुख्यमंत्री होना चाहिए। बूटा सिंह बड़े नेता रहे कांग्रेस के, हालांकि उन पर कई विवाद भी हैं उनको लेकर, लेकिन कांग्रेस ने चन्नी का एक रिप्लेसमेंट, हालांकि वो बेटर रिप्लेसमेंट मैं मानता हूं सीनियरिटी के हिसाब से और लॉयल्टी के हिसाब से, शमशेर सिंह दूलो। हाँ, वो आपने बताया था। पहले पंजाब के अध्यक्ष भी रहे, राज्यसभा सदस्य भी रहे। तो कांग्रेस चन्नी के गुट को ज्यादा टिकट भी नहीं देगी। जो आदमी आज आंखें दिखा सकता है, अगर चन्नी में चुनाव के बाद क्या करेगा, पोटेंशियल ज्यादा दिखाई देगा तो इनको मनाया जाएगा। विदेश दौरा, 20 दिन के विदेश दौरे के बाद वो वापस लौटे और आती उन्होंने पंजाब की सुध ली, चलें ली तो सही। और उन्होंने खड़गे साहब ने मीटिंग बुलाई अपने घर पर, आओ पंजाब पे बात करनी। तो राहुल जी उनके घर पहुंचे हुए, मीटिंग इस वक्त भी चल रही है। चन्नी साहब कह चुके हैं रवड़िंग को हटाओ, मुझे पीसीसी अध्यक्ष बनाओ, नहीं तो मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ, टिकट मुझसे बंटवाओ, सब कुछ मैं करूंगा, नहीं तो हम चले। ये बात साफ साफ कह दी गई है। लेकिन दिल्ली ने जो हालाकमान ने कांग्रेस के जो प्रभारी भेजे थे भूपेश बघेल, वो भी वहां साफ साफ दो टूक कह आए कि ये इतना आसान नहीं है जितना आप कह रहे हैं, फैसला हो चुका है और बाकी सब लोगों को स्वीकार है। ऐसे हंसी मजाक नहीं है कि हम बार बार अपना फैसला, कि दिल्ली के फैसले हम पलटते रहें। तो इस पर अब राहुल गांधी के इस बीच में आने से क्या कुछ बदलेगा? फैसले तो सारे राहुल गांधी के ही हैं। तो राहुल गांधी को यह तय करना है कि मैं अब चन्नी की बात मानूं, अपना फैसला पलटूं, या मैं चन्नी के नाराज होने का जोखिम उठाऊं और फिर चन्नी जो करें वो करें, लेकिन मैं अपने उस पर कायम रहूं। क्या लग रहा है सर? लेकिन राहुल जी तो हमेशा ही कहते हैं ना जिनको जाना है वो जाएं। हाँ, अब ये चरणजीत सिंह चन्नी साहब के लिए कोई अलग स्पेशल केस तो है नहीं, वो तो बार बार ये कहते रहे हैं। और भूपेश बघेल साहब क्या रिपोर्ट देते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी के रहने से क्या सरकार बन जाएगी या नहीं बनेगी? एक तो अच्छी बात है कि 20 दिन बाद वो लौट आए हैं, पार्टी की भी चिंता कर रहे हैं, आते ही उस काम में लग गए हैं। हो सकता है उनको रिपोर्ट मिली हो और रिपोर्ट के बाद वो क्या देखते हैं। आमतौर पर ये जो मीटिंग हुई है ना, एक सेकंड बस बता दूं मैं, ये जो मीटिंग हुई है ना, ये आम मीटिंग नहीं थी जिसमें चन्नी मिले इनसे जी। इस मीटिंग में लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, सांसद भी थे, विधायक भी थे, सब थे इसके अंदर। उनके सामने ये सारी बातें कही गई हैं जिनको डिनाई कर दिया भूपेश बघेल ने कि ये तो बात ही 92 लीडर्स थे सर टोटल, 92 नेता। इतना हल्का मामला नहीं है। नहीं, मामला हल्का नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ। लेकिन आप राहुल जी को हल्का लीडर मानते हैं? वो भारी फैसले कर सकते हैं, बड़े फैसले कर सकते हैं। सर सवाल बहुत पूछ रहा है इस नहीं, मैंने कहा भाई बड़ी मीटिंग है, राहुल जी भी बड़े दीजिए। क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता कि चरणजीत सिंह चन्नी के लिए कोई बहुत स्कोप है। रियायत नहीं देंगे राहुल जी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो जैसे अभी सर भी कह रहे थे कि पॉलिटिक्स में तो कुछ भी संभव है, पॉलिटिक्स गेम ऑफ पॉसिबिलिटी। तो फिर चन्नी चले? मुझे तो लगता ही है कि चन्नी चले हुए ही हैं। अच्छा। बहुत दिन से मुझे ऐसा लगता है कि चन्नी जी चले हुए हैं। अभी कहीं रास्ता मिल जाएगा, मंजिल मिल जाएगी तो वहाँ पहुँच जाएंगे। और बाकी इतना दबाव बन जाए कि कहा जाए कि नहीं इनको ले लीजिए, क्योंकि दलित फेस के तौर पर, और बाकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। कि ऐसे भी कह सकते हैं शरीर चन्नी जी का यहाँ है, आत्मा कहीं और जा चुकी। कहीं क्या होता है, कहाँ गई है?
कहाँ डिपॉजिट हुई है जाके आत्मा कहीं ऐसे तो जाती नहीं, वो परकाया में प्रवेश कर लेती है। आत्मा तो उसी के ऊपर होगा ना जो वश कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, इतना शक्तिशाली होना चाहिए। तो आत्मा जा चुकी है, जमा हो चुकी है। बिल्कुल अभी मुझे अभी सर एटीसी सिग्नल नहीं मिला, आत्मा कहाँ लैंड करेगी? एटीसी सिग्नल देगा ना कि कहाँ लैंड करना है। लोग वैसी बातें करते हैं, आप गोल मोल बातें करते हैं, साफ साफ नहीं बताते। वहां पर भूपेश बघेल 4 दिन में रिपोर्ट लेकर आए, फिर उन्होंने संगठन महासचिव जो हो केसी वेणुगोपाल उनको रिपोर्ट दी। केसी वेणुगोपाल ने वो रिपोर्ट पढ़ी और फिर उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को दी, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी आएंगे, उनको फिर मैं रिपोर्ट सौंपूंगा और फिर बात होगी फाइनल। अब राहुल गांधी आए, अब बैठक हो रही है, और खबर ये भी है कि भूपेश बघेल ने पंजाब से राहुल गांधी से बात कर ली थी, और पंजाब का पूरा जो प्रकरण था उसको राहुल गांधी जब विदेश में थे, भूपेश बघेल की बात हुई है, भूपेश बघेल ने पूरा उनको अवगत करा दिया था। जाहिर होती है। और जो बयान भूपेश बघेल के आए हैं वो राहुल गांधी के बातचीत के बाद ही आए। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस जो स्टैंड पर है कि राजा वड़िंग के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो तय है। चन्नी को समझाने की कोशिश होगी, लेकिन चन्नी ने जो मांगे रखी थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा मुझे घोषित किया जाए, प्रदेश अध्यक्ष मुझे बना दिया जाए, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन मेरी भूमिका हो, ऐसे कह लें सर कि सब खरी मतलब होगी। चन्नी ने जो बॉल अभी राहुल गांधी के कोर्ट में डाली है, राहुल गांधी टप करके दोबारा चन्नी के कोर्ट में डाल देंगे। बिल्कुल अब तुम देख लो भाई, तुम्हें क्या बिल्कुल करना है। क्लियर हो गया इसमें कोई दो- ओके। वैसे एक अच्छी बात है कि जो आपको पता होता है वो आप हम सब लोगों से कंफर्म करवाना चाहते हैं। नहीं, मैं ये समझ नहीं पाया कि अभी तक किसी ने क्यों नहीं कहा कि उस मीटिंग में चन्नी जी भगवा पगड़ी पहन के गए। वैसे तो इसका कोई मतलब नहीं, कोई किसी भी रंग की वो प्रतिदिन पहनते हैं तो अच्छी अच्छी पगड़ी पहनते हैं। मतलब जो आप समझना चाह रहे थे उसको उन्होंने और साफ कहा। नहीं, मैं कह रहा हूँ दिख रहा है, देखिए भगवा पगड़ी अलग से एकदम अब ये सज भगवा रही, पगड़ी तक फब की रही। बात रुकेगी या भगवा झंडे तक जाएगी, सवाल ये। चले ठीक है, अब तो चन्नी जी को तय करना है वो क्या करें। मैं आपसे कह रहा था कि वायनाड की लैंडस्लाइड पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का वहां ना जाना, पोस्ट तो आए थे सोशल मीडिया पर, लेकिन वो गए नहीं थे। राहुल गांधी देश में नहीं थे, प्रियंका जी के बारे में कोई पता नहीं कि वो क्यों नहीं गई, या वो दिल्ली में थी, या वो देश में थी कि नहीं थी, एनीवे गया नहीं कोई। तो ये सवाल हुआ, पवन खेड़ा जी आजकल कांग्रेस पार्टी में ज्यादातर मामलों के जवाब वही देते हैं, राज्यसभा सांसद भी हो गए, उनसे ही सवाल हुआ भाई सब कोई गया नहीं वहां वायनाड में, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी राहुल जी की रह चुकी है, प्रियंका जी की है। जवाब सुनिए आप, ये होते हैं कुशल प्रवक्ता। उन्होंने कहा देखें, ये वीआईपी विजिट कहीं किसी मौके पर क्यों कराई जाती है किसी की, अगर वहां पर लोकल सरकार और प्रशासन अपना काम ना कर रहा हो तो उस पर दबाव बनाने के लिए ऐसी विजिट होती हैं बड़े लोगों की। वहां तो हमारी सरकार है, बढ़िया काम चल रहा है रिलीफ का, क्या जरूरत है कि ये जाएं और डिस्टर्ब करें जाकर के उस काम को। Government is not showing any insensitivity. The relief measures are going on. There is no need to disrupt those relief measures. So people who are questioning the absence of Priyanka ji or Rahul ji need to realize that VIP visits are meant to flag the links, the missing links, flag the gaps in relief. There are no gaps in relief. Therefore, I don't see any reason why relief measures should get disrupted. बोलिए, वो कह रहे हमारे पर जाते तो और थोड़ा व्यवधान ही पड़ता। इतने संवेदनशील मसले पर मुझे हंसी आ रही है कि क्या हो गया है पवन खेड़ा जी को। अब तो इसका मतलब जाना ही नहीं चाहिए। कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी सांसद, किसी भी पार्टी का नेता, उसकी सरकार आ जाए तो वहां जाए ही नहीं, फिर तो ये सवाल ही बंद होने आना चाहिए। और फिर तो आप सोचिए किस मुंह से आप भारतीय जनता पार्टी सरकार से सवाल करेंगे, क्योंकि उनकी तो ज्यादातर जगह सरकारें, और सरकारें कितना भी अच्छा काम करें उसमें इंप्रूवमेंट की, उसको उंगली उठाने की, और सब चलो छोड़ दो भाई, स्थानीय सांसद है। अपनी जनता राहुल के गांधी साथ देश खड़े में हो। नहीं थे, वो क्या कह देते पवन खेड़ा जी? प्रियंका तो स्थानीय सांसद है। कैसे कह देते कि वहां से लंदन से कहां से लेकिन फ्लाइट इसमें लेते एक हो, बात वायनाड में समझिए यही तो कह रहा कि हूं ये ना। मसला पवन खेड़ा जी का नहीं है। क्या हो गया कांग्रेस को, आप ये बात कीजिए, क्या हुआ प्रियंका गांधी वहां की स्थानीय सांसद है। काम अच्छा होता है कि नहीं होता वो तो अलग इशू है। एक प्रतिनिधि को, जो सांसद जिसको चुना गया है, उसके लिए लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसी जब आपदा आई है तो वो वहां मौजूद रहे। ये पवन खेड़ा का मसला नहीं, पवन खेड़ा का तो काम है, फिर वो तपस्या में कमी हो जाती है आपके चक्कर में। लेकिन मसला ये है कि प्रियंका जी को क्या हुआ, कहाँ कमी है? प्रियंका जी क्यों नहीं गई, सवाल ये हाँ, वो है, बड़ा वही सवाल मैं कह रहा हूँ कि वो बड़ा सवाल है कि उस पर होना चाहिए। राहुल जी तो कहते हैं कि प्रियंका आजकल एमपी हैं और वो सब जगह राहुल जी नहीं जाएंगे, लंदन भी जाना है और जगह भी जाना है। क्या ये इनसेंसिटिव बयान है? मेरे ख्याल से इंसेंसिटिव बयान पर मैं नहीं जा रहा, मैं तो कह रहा हूँ ये बिहेवियर इंसेंसिटिव है। ठीक है, बयान तो राहुल इंसेंसिटिव है गांधी ही। तो कहा था वायनाड की जनता से कि प्रियंका को जिताइए, आपको 2 सांसद मिलेंगे, सांसद मैं भी मिलने वाले मिलूंगा और एक प्रियंका भी गायब मिलेंगी, रहेंगे। दोनों ही आने और वाले दोनों गायब रहे उसके। अरे भाई आपकी सरकार है, माना आपकी सरकार है, लेकिन लोकल स्थानीय सांसद तो प्रियंका है, वो जाके लोगों के दुख में शामिल होगी कि नहीं? उन लोगों ने आपको वोट किया है, वहां से सांसद बनाकर भेजा है, आप देखिए कि घर के अंदर ये लोग सवाल मर भी रहे बाजी हैं। जब हर्षवर्धन जी ने कहा, आप बीजेपी से किस मुंह से कहोगे कि जाओ देश भर में उनकी सरकारें? नहीं, और सोचिए ना जरा कि लैंडस्लाइड भी नहीं, वो तो पवन जी ने ये भी तो बात बताई कि भाई उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है। हो सकता है बीजेपी की सरकार है वहां पर अच्छा काम नहीं कर रही हो तो बीजेपी लीडर को जाना पड़े।
हुई थी। उन्होंने एक राइडर के साथ बात आप पूरा कर लीजिए जी। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं ना कि अब कहाँ लैंडस्लाइड को, कहाँ आपदा को पता है कि राहुल जी का वेकेशन वाला शेड्यूल चल रहा है। बड़ा कठिन है ना, अब आपदाएं ऐसे आए कि राहुल जी उपलब्ध रहे बिना बताया आ जाती है। और हमने तो जाने कितनी बार देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी ऐसी जगह पर, किसी ऐसे अवसर पर वो अवसर निकाल कर चले जाते हैं। मतलब ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन यहां तो बिल्कुल ही एकदम और उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। एक खबर और बता दूं सर, इस पर विवाद होना तय है, तय मानिए आप। अभी क्योंकि कल ही हुआ है तो अभी मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी कुछ ने रिएक्ट नहीं किया होगा। तेलंगाना में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण मतलब एसआईआर का काम चल रहा है। कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटेंगे, भाई सभी जगह कटे हैं। 6 करोड़ नाम तो अब तक कट चुके हैं देश भर में जिन राज्यों में एसआईआर हुआ है। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने एक कर्नाटक मॉडल को लागू करने की तैयारी की है। कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी स्थायी निवास पत्र, क्या कहते हैं सर इसको, रेजिडेंट डोमिसाइल ही हुआ वो, रेजिडेंसी सर्टिफिकेट टाइप कुछ चीज, ये कर्नाटक की सरकार देती है। उस पर वो विचार कर रही है ताकि एसआईआर की वजह से जिन लोगों पर के वोट पर सवाल खड़ा हो और उनके पास कागज ना हो जो प्रमाण के तौर पर देने होते हैं एसआईआर में चुनाव आयोग को, अगर उनमें से कोई पक्का कागज नहीं है तो ये एक कागज पक्का माना जाता है, इसको चुनाव आयोग स्वीकार करता है। रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, पीआरसी कहते हैं शायद उसको। हाँ, तो ये सर्टिफिकेट कर्नाटक में बांटे जाते हैं। असद, मेन बात क्या है, ओवैसी साहब ने सार्वजनिक मांग की थी रेवंत रेड्डी से, चीफ मिनिस्टर से, कि ये रेजिडेंट सर्टिफिकेट आप दीजिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों के कागज ना होने के अभाव में वोट कट जाएंगे। तो अब तेलंगाना की सरकार इस पर विचार कर रही है। ये ऐसे है जैसे मान लीजिए कि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, मान लें कि भाई चुनाव आयोग आधार कार्ड स्वीकार करता है लेकिन बहुत से लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, तो सरकार झटपट जो है सब लोगों के आधार कार्ड बनवाने लगे। ये कुछ इस तरीके का मामला है। मकसद क्या है एसआईआर का, जो डाउटफुल आदमी है उसका वोट ना बने। सरकार कैसे तय करेगी कि ये आदमी डाउटफुल है कि पक्का है? ये काम तो चुनाव आयोग को करना है। आप पहले ही सबके कागज बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ये विवाद है सर। नहीं, मुझे लगता है विवाद नहीं है। ये जो कुछ हुआ ना बाकी राज्यों में एसआईआर में, जिस तरह से नाम कटे जी, और अपोजिशन को लगा कि वो तो असहाय है, कुछ कर ही नहीं पाया, चुनाव आयोग जैसे चाहता था वैसे हो गया और उसका परिणाम उसके खिलाफ गया, तो उसकी एक काट के तौर पे है। ये डीके शिव कुमार के ब्रेन चाइल्ड है उनके दिमाग का, उन्होंने कर्नाटक में किया, वही तेलंगाना में किया जा रहा है। और आधार कार्ड का जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, मुझे नहीं लगता देश में 1-2% भी लोग ऐसे होंगे जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड तो सबके पास है। एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि भाई ऐसे आप फानन में किसी के कागज कैसे बना दोगे? तो वही तो, ये आपका जो इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करता है कि आप एसआईआर को टारगेट करके कर रहे हैं। कि एसआईआर में जिस तरह की स्क्रूटनी हो रही थी उसमें जो लोग फंस रहे थे या जो उसमें दरकिनार हो रहे थे उनको आप लाने के लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एसआईआर का जो बेसिक पर्पज है, हालांकि उसको लेकर डिफीट होता है। अपोजिशन के अपने तर्क हो सकते हैं लेकिन वो डिफीट होता है इसमें। जो डाउटफुल रेजिडेंट्स हैं, नागरिक हैं, निवासी हैं, उनको भी आप एक तरह से एसआईआर में शामिल करवाने के लिए एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, जो कोर्ट में भी घुसपैठियों के लिए बाकायदा भारत का एक अच्छा वाला कानूनी दायरे में प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। एक लाइन की बात है, जिसके पास कोई कागज नहीं होगा उसको आप खोज खोज के क्यों देना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि वो कोई इसके पीछे कोई वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, लेकिन आप करेंगे। ये काम तो एसआईआर में होना है। ये एसआईआर है ही इस पर्पस के ये लिए। तो जब जाएगा तो वो करेगा, जिसके पास होगा वो देगा, जिसके पास नहीं होगा प्रोसेस करेगा। लेकिन जब आप कहते हैं कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र हम देंगे, तो एक लाइन की बात है, जो भी संदेह के दायरे में हो उसको भैया भारत के नागरिक बनाने के लिए सब करा दो। ये कतई ठीक नहीं है। ठीक है, नहीं, लेकिन डोमिसाइल कोई भारत के नागरिक बनाने का तो सर्टिफिकेट है नहीं। इलेक्शन कमीशन देखेगा ही ना उसको, इसकी जरूरत नहीं है। बल्कि सरकार को करना चाहिए था कि यदि किसी के पास क्योंकि नहीं इसकी है, मांग मोटे तौर पे ओवैसी ने की, हाँ, तो सार्वजनिक मांग की, तो आप समझ सकते हैं कि ये ज्यादातर एक्सरसाइज किस वर्ग के लिए हो रही है। तो ओवैसी कह रहे हैं तो मैं तो शुद्ध मानता हूं, मुसलमानों की बात करते हैं। तो इस अगर उसके बाद ये काम हो रहा है तो ज्यादातर लोग जो हैं, मतलब हमको माना जा रहा होगा कि मुस्लिम समाज में बहुत सारे लोगों के पास कागज नहीं है, उनके कागज बनाए जाएंगे। मैं तो सीधे जोड़ रहा हूं सर इसको, क्योंकि ओवैसी ने मांग की। हाँ ठीक है, उनकी मांग उनके लिए होगी, इसमें कोई जोड़ने नहीं जोड़ना आरोप क्या है, वो तो खुद भी कहेंगे यही बात कि वो उनके लिए कर रहे हैं। लेकिन ये मान लेना कि मुसलमानों के लिए यदि वो मांग कर रहे हैं तो वो सारे के सारे घुसपैठिए, नहीं बिल्कुल ये तो नहीं होगा ना। ये नहीं कह रहा ना। हाँ, तो बस भाई हम ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग आपका कागज मांगता है। पहले वो कहता है आपका नाम अगर वोटर लिस्ट में है तो कागज भी नहीं देना। अगर 2002 की एसआईआर में है, आपका नाम नहीं है तो माता पिता का नाम बता दो, किसी रिश्तेदार का नाम बता दो कि जी उनका नाम है। उसके बाद भी अगर नहीं है तो आपको कागज देना है।
फिर कागज देने के लिए भी वो मोहलत देता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कह दिया बाबा कागज नहीं है तो कागज बनवा लो जाकर के, तुम हमको ऐसा कोई पक्का कागज दे सकते हो, तो उसमें तो 12-13 डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो वो चुनाव आयोग अपनी तरफ से पूरा पर्याप्त मौका देता है आपको। ऐसा नहीं है कि भाई एक कागज नहीं है तो मेरा वोट कट ही गया, लेकिन उसके बाद भी आप ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सवाल तो इस पर उठेगा। अब सर रेवंत रेड्डी ऐसा ही नहीं कहते ना अपने आप को कि रेवंतुद्दीन कहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सर एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, वो ये कि राम मंदिर में कितने चढ़ावे की चोरी हुई, एक ये सवाल था जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला था। आपके मन में भी ये सवाल होगा ना, इतनी हाय तौबा पूरी दुनिया में मच गई, राम मंदिर में लूटा कितना इन लोगों ने, जितने भी लोग ये पकड़े गए हैं इसमें। तो राम मंदिर ट्रस्ट की पहली बात तो राम मंदिर ट्रस्ट की वेबसाइट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटा दिया गया, एक ये भी आपको मैं बता दूं। और एक अफवाह ये भी चल पड़ी थी कि राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी का भी इस्तीफा होगा, तो उन्होंने आज मीडिया के सामने आकर के उन्होंने बात किया और उन्होंने साफ साफ कहा कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। और यहां उन्होंने वो बड़ी खबर की जिसकी बात मैं करता हूं। उनका कहना यह है कि 3 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। तो पहली बार किसी जिम्मेदार आदमी ने जो ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है उसने कोई फिगर दिया है कि भाई इतना हम मानते हैं कि इतने की लूट वहां से या चोरी वहां से हुई है। तो 3 करोड़ का आंकड़ा, क्या ये बात सबको गले उतरती है कि हां इसके इन एंड अराउंड रह सकता है? उनका बयान है, मैं सुनवा देता हूं आपको। ये सारे आंकड़े झूठ है। जहां तक मेरा आकलन है ये गलत भी हो सकता है क्योंकि एसआईटी का अभी रिपोर्ट आना है, लेकिन जहां तक मेरा आकलन मैं आप लोगों से बतला सकता हूं वो 3 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। 3 करोड़ के आसपास। सर क्या आपको लगता है ऐसा कुछ इतना क्या ही होगा मामला? सर एक जरूर बढ़ा दीजिए मेरे हिसाब से सर कोई खेल थोड़ी चल रहा है, गुड्डे कोड़ियों का खेल थोड़ी है सर। तो सर अब वो कह रहे हैं कि मेरा आकलन है, और मेरा आकलन कौन बता रहा है? गोविंद गिरी जी बता रहे हैं जो अयोध्या में रहते नहीं है, जो बैठते हैं पुणे में लेकिन कोषाध्यक्ष नहीं, बट ही इज द ट्रेजरर, वो ट्रेजरर है सर। कोषाध्यक्ष है ना, तो आप वहां रहिए ना, राम मंदिर में आप रोज का हिसाब किताब रोज देखिए। आप रहते हैं पुणे में हो, देश का भ्रमण करते हो, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अगर आपको इतनी राम मंदिर की चिंता है, कोषाध्यक्ष की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो आप राम मंदिर में सारे काम छोड़ के रहिए ना। उससे आप पार्ट टाइम जॉब के रूप में क्यों रहते हो कि मैं अपने सारे काम करूंगा, वक्त मिलेगा तो मैं राम मंदिर का हिसाब किताब भी देख लूंगा। तो मुझे लगता है कि उनको जिम्मेदारी इस बात की लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 वो कह रहे कि मेरा आकलन है कि 3 करोड़। भाई आपका आकलन कौन देगा आपको ये आकलन कहां से आया, किस आधार पर आया? क्या एसआईटी ने कहा? क्या एसआईटी ने जिन लोगों से पूछताछ की चोरी करने वाले उनने बताया कि साहब 3 करोड़ रुपए हमने कमाया है, किस किस ने कितना पैसा कमाया? तो मुझे लग रहा है कि ये इस तरीके से बयान देना एक बात देखो, आप इसको बिल्कुल डिसमिस कर रहे हैं। डिसमिस नहीं करने लायक है सर ये। भाई वो किस आधार पर कह रहे? मेरा आकलन है 3 करोड़। आधार तो वो बताएंगे, लेकिन अगर मेरी बात सुना, एक कोषाध्यक्ष ट्रेजरर है जिसका काम है पैसे का आधार तो होगा ना सर। अगर वो कोई आंकड़ा दे रहा है तो आंकड़ा डिसमिस क्यों कर सकते हैं? तो वो आंकड़े का आधार बताएगा कि एसआईटी ने बताया है, ये कहेंगे कि ट्रस्ट ने बताया, जिन लोगों ने चोरी की उनसे हमें खबर लगी कि इतना पैसा गया है। कोई आधार तो होगा, सिर्फ ऐसा थोड़ी कि गोविंद गिरी सामने आके मैं आपसे पूछूं, आपने कहा 1 जीरो लगा दो, 30 करोड़ का क्या आधार है? अब कोई भी आधार इसलिए है कि कोई कुछ भी कह सकता है। जब तक कांग्रेस तो 6,500 करोड़ कह रही है, जब तक थोड़ी हो सकता है। नहीं सर, जब तक ट्रस्ट रिटर्न में इस बात की जानकारी नहीं देगा आधिकारिक रूप से, ट्रस्ट लिख के इतने दिनों की इतना पैसा गया, इतना सोना गया, इतनी चांदी गई है और मुझे नहीं पता हुआ, सर, हम मानेंगे। मैं नहीं जानता कि गोविंद देव गिरी ट्रस्ट का आधिकारिक बयान नहीं है। सर है तो अधिकारी, उन्होंने कहा मेरा निजी बोला है उन्होंने सर, मेरा निजी अनुमान है, गलत हो सकता है। राह चलता आदमी नहीं है, वो एक कैपेसिटी में बोल रहा है सर। ये ट्रस्ट का अरे चले ठीक है, इस पर मैं और आप क्यों झगड़ा करें? लेकिन हाँ, वो जो 3 करोड़ का आंकड़ा दे रहे हैं उन्होंने कोई ऐसे आधार नहीं बताया, लेकिन इतने दिनों से जो चोरी हो रही है, जो धन पकड़ा गया है, जो लोग चोरी करने की जो विधि थी, मोजे में छिपाकर, बाह में छिपाकर, किसी के जरिए, तो उनका ये अपना एक अनुमान है। हम सब भी कह सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। जैसे शुरू में तो 2 से लेकर 200 करोड़ तक बोल दिया गया, अब 200 करोड़ कहां से हो जाएगा? इतना तो चढ़ावा दान आया क्या? तो मुझे लगता है उनका एक अनुमान है, बाकी तो फाइनल जब एसआईटी रिपोर्ट देगी वही आखिरी आंकड़ा। मैं बड़ा साफ आपको बता रहा हूं। अब फिर जैसे उन्होंने कहा वो गलत हो सकते हैं, मैं भी कह रहा हूं मैं गलत हो सकता हूं। इस मामले में हमने जितने लोगों से बात की और जितने लोग पकड़े गए उनकी औकात को समझते हुए जानबूझ के शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं, ये सिंगल डिजिट से ज्यादा नहीं हो सकता, ऐसा लगता है। भाई मोजे में छिपा के कितना रुपया ले जाओगे भाई? आप भी सोचो ना। नहीं, और जो चोर हैं उनमें से कोई मतलब एथेनॉल की फैक्ट्री नहीं डाल दिया। एग्जैक्टली ये समझिए इसको। एक आदमी घर बना रहा है, हाँ, मतलब ऐसा नहीं किया है। अब इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको और बता देता हूं, भोजशाला मामले में, जहां पर अभी भोजशाला परिसर को मंदिर मान लिया गया था अदालत के द्वारा,
सुप्रीम कोर्ट में आज ये मामला चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि 1 से 3 बजे के बीच फिलहाल नमाज की इजाजत सरकार दे। भोजशाला के पास सरकार को खुली जगह देने का निर्देश दिया गया है। भोजशाला के पास यह कहा जा रहा है। मैं फिर पढ़ देता हूं ये आपके लिए खबर। धार भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार, एएसआई, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस समेत अन्य पक्षकारों को, और कहा है कि शुक्रवार को दोपहर से 1 से 3 के बीच नमाज के लिए भोजशाला कॉम्प्लेक्स के पास एक अलग खुली जगह दी जानी चाहिए। इसमें काफी चीजें हैं। एक तो सर साफ कर दिया था हाईकोर्ट ने कि भाई मंदिर परिसर है, उसके बाद वहां नमाज बंद हो गई थी, वरना शुक्रवार की नमाज अंदर होती थी परिसर के, और मंगलवार के दिन शायद वहां पर वो होती थी, पूजा होती थी। अब इन्होंने कहा है कि परिसर के कॉम्प्लेक्स के पास खुली जगह दे। तो सुप्रीम कोर्ट भी यही नहीं कह रहा कि अंदर नमाज पढ़ो, वो कह रहा है इसके आसपास जगह दी जाए। नहीं, मुझे लगता है मामले का अंतिम निपटारा होने तक एक अंतरिम राहत के तौर पे ये कहा गया है कि अब उसके पास में कोई खुली जगह उनको दे दी जाए और वो अपनी नमाज वहाँ अता करते रहें। यानी भोजशाला का जो परिसर है उसको लेकर के अभी कोई इंटरवेंशन सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। तो कुल मिला के आप मान सकते हैं कि सुप्रीम अंतरिम कोर्ट व्यवस्था दी है, अंतरिम व्यवस्था दी है, और ठीक है, अंतरिम राहत दी जा सकती है किसी भी पक्ष को। मतलब इसमें आपको लगता है कि इस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐतराज तो होगा, हिंदू पक्ष को तो होगा। अगर भोजशाला के मामले में फैसला आ चुका है तो कहीं ना कहीं आप उनकी बात सुन तो रहे ना उसके खिलाफ, लेकिन वो लोग गए ही उसके खिलाफ अपील लेकर हैं। लेकिन परिसर में अंदर नमाज की परिसर में नहीं हो सकती, परिसर में नहीं होगी। हाँ। जब तक फैसला कुल मिलाकर ये जब तक फाइनल फैसला ना आ जाए तब परिसर में नहीं होगी नमाज। ये फाइनल फैसले तक की अंतरिम व्यवस्था है और इस फैसले को किसी भी रूप में ये नहीं माना जा सकता कि हाई कोर्ट के फैसले में किसी तरह का हस्तक्षेप है। ओके, मेरे ख्याल से हाईकोर्ट ने भी कहा था कि उनको जमीन मतलब कोई अलग देनी है तो वो वो दे दी दी जाए जाए, अलग। तो वो वो तो उसी रेफरेंस में ये कोई बात होगी। लेकिन इसका कोई उस फैसले पर अभी अंतरिम आदेश के तौर पर ही मैं देख रहा हूँ कि ये अंतरिम आदेश में उन्होंने कहा कि जब हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि भाई उनके लिए जमीन अलग, और परिसर के अंदर के लिए तो बात नहीं की है, भोजशाला के पास की बात की है, और ऐतराज तो होगा ही जो लोग हिंदू पक्ष के लोग होंगे। वैसे आज वो जो है वो रिकंसिलिएशन का मामला आज ज्ञानवापी मथुरा और संभल वाले में उसमें प्री रिकंसिलिएशन मीटिंग भी होनी थी आज, उसमें कोई पक्षकार जा ही नहीं रहा है। ये भी खबर दे दूं, मुस्लिम हिंदू पक्ष दोनों ने कह दिया कि हमको सुप्रीम कोर्ट को थैंक यू कह के नहीं साहब बातचीत से कुछ नहीं होगा, आपके पास हम आए हैं इसलिए कि आप फैसला दो। उसमें तो नहीं जाएंगे सौरभ जी, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं, अरे भाई ये मन का थोड़ी ना कि चलो घर का बच्चा है, एक ने लड्डू ज्यादा खा लिया, दूसरे को भी थोड़ा लड्डू दे दो भाई, थोड़ा अच्छा चलो तुम भी खा लो, चुप्पे से माँ थोड़ी ना चुप्पे से। न्याय का मसला है ना। अगर वहां पर हिंदुओं का स्थान है तो क्यों नमाज पढ़ेंगे? नमाज जहां आप हैं वहां एक साथ पढ़ लीजिए। न्यायालय को निर्णय न्याय के आधार पर देना चाहिए। ये इसलिए नहीं दे दो कि अच्छा चलो आज तुम नाराज हो, तुम चलो पूजा कर लो। यही तो चल रहा था ना 2003 से। वहां क्या हो रहा था? पहले एक दिन, फिर 2 दिन, फिर इस तरह से। और मुझे लगता है कि कई बार देश में इस तरह के जब निर्णय आते हैं तो लोगों को लगता है कि आप दबाव बना सकते हैं, आप कोई फोर्स के तौर पर निकले, सड़क पर निकले, एक वर्ग, एक कम्युनिटी मोबिलाइज कर जाए। मुझे लगता है ये ज्यादा खतरनाक होता है। मैं कतई इसके पक्ष में नहीं हूं कि इसके एवज में कोई जमीन दी जानी चाहिए। इस आदेश में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? बैलेंसिंग एक्ट दिख रहा है क्या? मैं कह रहा हूं कि क्यों देना नमाज के लिए, आप उस आधार पर मांग रहे हैं ना। अगर आप ये कहें कि हमारा ये, मान लीजिए कि उसके आसपास जहां भी हो चुकी वो जगह मुझे नहीं पता है कि कहां है, जहां वो लोग रहते हैं वो कहते हैं भाई हम इसकी जगह यहां नमाज पढ़ेंगे, बिल्कुल प्रशासन व्यवस्था कराए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर मस्जिद, लेकिन आप कहेंगे अच्छा चलो इसके एवज में तुम ऐसा करो, चबूतरे से थोड़ा बाहर बैठ के यहां नमाज कर लो, ये तो गलत है ना। आप कह रहे तो मैं भी सोच रहा हूं भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि नहीं भाई जब तब तक राम जन्मभूमि में भी ऐसा ही फैसला दिया ना सर, वो भी गलत है। नहीं हाँ, गलत। आप तो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सर अंतर समझिए, उस ये मामला उससे भी अलग है। ये तो हाईकोर्ट ने कह दिया था कि आपको मस्जिद के लिए जमीन प्रशासन दे देगा। ये तो अयोध्या में भी यही हुआ था। या तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि फाइनल फैसले तक जो व्यवस्था चली आ रही थी वही चलती रहे, निर्णय फाइनल हम करेंगे, तो बात समझ में आती कि भाई तुम फ्राइडे की अपनी नमाज जहां पढ़ते थे वहीं पढ़ते रहो। परिसर के बगल में जगह देने का क्या मामला है? कन्फ्रंटेशन तो, और बढ़ता है। अच्छा, मुस्लिम पक्ष भी सोच रहा होगा परिसर के बगल में क्या होता है, तो परिसर के अंदर जगह तो वरना हमें जहां पढ़नी हम पढ़ी लेंगे नमाज। ये विवाद को बनाए रखने या कहें कि बढ़ाने का रास्ता बनता है, तनाव बना रहेगा। ये बात भाई आप कहिए नहीं थी मेरे ख्याल से। हाँ, मैं तो ये रेफरेंस दे रहा हूँ कि वो राम मंदिर के मामले में भी ऐसा ही एक तरह का फैसला है। वो एक छोटे छोटे बयान में आपको, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना वो मीडिएशन जो मथुरा, ज्ञानवापी, काशी और संभल पर होना था, आज उसकी मीडिएशन से पहले की एक मीटिंग होनी थी, तो वहां कोई जा नहीं रहा, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, हिंदू मुसलमान दोनों पक्षों में से। दोनों पक्षों का एक छोटा छोटा बयान मैं आपको सुना देता हूं, वो कह क्या रहे हैं। 14 तारीख को तो आम सहमति के आधार पर बातचीत होनी है। 21, 23 और 25 अगस्त को
एक लोक अदालत बनाई जा रही है, लोक अदालत में निस्तारण होगा, जिसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये बाध्यकारी भी नहीं है। और हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इसमें किसी भी स्तर पे हम लोग इस बातचीत में शामिल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट से हमको 3 नोटिस आई है मेरे पास। तीनों में मतलब पहले दिन हम लोग को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया था, हम लोग वहां पे नहीं गए थे, समझौता करने के पक्ष में हम लोग नहीं हैं। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यहाँ पे मेडिएशन मतलब समझौता के लिए आया है, तो भैया हम समझौता क्यों करेंगे? वो तो हमारे आराध्य का मंदिर है, हम लोग का आराध्य का मंदिर, हम लोग तो अपना आराध्य का मंदिर लेके ही रहेंगे, हम लोग मंदिर लेके रहेंगे, बनवाएंगे उसमें। नहीं, हमने कल भी आपसे कहा था कि मध्यस्थता इसमें कामयाब इसलिए नहीं होगी क्योंकि कोई भी व्यक्ति बीच का रास्ता इसमें कुछ हो नहीं सकता। या तो वो मस्जिद है, मस्जिद माने जिसको मस्जिद चाहिए उसको मस्जिद चाहिए, जिसको मंदिर चाहिए उसको मंदिर चाहिए, इसमें क्या बैलेंस कर लेगा कोई भी आदमी जो है। अच्छा, मैंने कल सुना मुस्लिम पक्ष के 1-2 लोगों को, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम पहले भी मीडिएशन में देख चुके हैं, हम पर ये दबाव बनाया जाता है तुम अपनी मस्जिद छोड़ दो। मीडिएशन में यही होता है हमारे साथ, और मान सकता हूं कि यही कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा उनसे, तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। ये बात तो राम मंदिर के मामले में अगर आपको याद हो तो आपसी सहमति से, संवाद से हल करने की बहुत कोशिशें हुई थी। खासकर चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे तो उसमें कुछ विवादास्पद संत, नाम ले सकते हैं चंद्रा स्वामी वगैरह, इन लोगों ने भी कोशिश की थी, लेकिन उसका समाधान निकला नहीं। और ये धार्मिक और आस्था से जुड़ा मसला है, इसलिए बेहतर यही होगा कि इसका कानूनी हल न्यायपालिका के रास्ते निकले, वो स्वीकार्य भी होगा और स्थायी भी होगा। आज अगर कोई समझौता हो भी जाए, कौन जानता है कि 2 पीढ़ियों के बाद फिर विवाद होने लगे। तो ऐसे संवेदनशील मामलों में न्यायपालिका के ऊपर ही छोड़ना चाहिए, उसकी स्वीकार्यता सभी पक्षों की। इस बात पे क्यों नहीं करता सुप्रीम कोर्ट की, जो ये सारा झगड़ा क्यों चल रहा है? झगड़ा चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से, पहले सुप्रीम कोर्ट उसको क्यों नहीं डिसाइड करता कि उस पर काम किया जाए और उस पर फैसला करके देखें। लेकिन ये तो अपेक्षित था जो हुआ, कल ही इसका थोड़े बहुत पता मतलब आहट आ गई थी कि कोई इसमें इंटरेस्टेड होगा नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक मोहलत दी हुई है। देखिए आगे वो 3 दिन की, उस आज तो कोई नहीं गया, उन 3 दिनों में भी कोई जाता है कि नहीं जाता। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की शुरुआत करेंगे ट्रंप के नए फितूर से। फितूर ही कहना चाहिए जो भी ट्रंप के दिमाग में आता है। मिडिल ईस्ट में क्या क्या हालात हैं, मैं आपको पूरा वॉर का अपडेट दूंगा, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, और सबसे बड़ी खबर दुनिया की ये है, मतलब हमारे लिए कहना चाहिए, ये सबसे बड़ी खबर ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई। ईरान ने एक जहाज पर, वो यूएई का जहाज था शायद, उसके ऊपर हमला किया जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई है। भारत की सरकार इस पर बड़ी सख्त रुख दिखाया है। विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को तलब किया है और उन पर इस हमले पर जवाब मांगा है। ईरान ने यूएई के मुंबासा टैंकर पर हमला किया था जिसमें एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई थी। 8 लोग घायल हैं, इनमें 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी शामिल हैं। घायलों में 4 की हालत गंभीर है। ईरान के इस हमले के बाद भारत ने अपना एतराज और नाराजगी ईरान के सामने जाहिर कर दी है। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले अमेरिका ने जब जहाज़ों पर हमले किए थे तब भी 3 भारतीयों की मौत हुई थी, और अब एक भारतीय की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो और भारत के बहुत सारे नाविक जो हैं, सिर्फ भारत का कोई जहाज उस पर नहीं, वहां जितने भी और जहाज हैं तो वो सारे मर्चेंट वेसल्स पर हमारी मर्चेंट नेवी के तौर पर बहुत सारे लोग जो हैं काम करते हैं। इनकी तादाद सैकड़ों में है, और अब चूंकि वहां पर अभी भी बहुत सारे जहाज फंसे हुए हैं तो उन पर बहुत सारे भारतीय होंगे। एक अनुमान आया था कि 6000 सेलर्स जो हैं अभी भी हॉर्मुज़ रीजन में फंसे हुए हैं। अब चूंकि दोबारा युद्ध शुरू हो गया तो फिर वहां से जहाज नहीं निकल पा रहे हैं। एक अपडेट है कि 14 जहाज ही रविवार को केवल वहां से निकले, मतलब अधिकांश जहाज वहां पर फंसे हुए हैं। उस बीच ये ईरान का हमला हुआ था, और ये जो लेटेस्ट राउंड शुरू हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का, इसकी वजह अमेरिका के ईरान के जहाजों पर हमले ही हैं। उसकी वजह से ही ट्रंप ने हमले का ऑर्डर दिया था। अब इसको लेकर के भारत सरकार जो है वो बड़ी सख्त है, और ट्रंप क्या कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। पहले इस पर एक कॉमेंट हो जाए सर का। सर, ये डायरेक्ट भारत के ऊपर जो है बिल्कुल इसकी आंच है, ये बिल्कुल आंच है, और एक आदमी का भी मृत्यु जो है वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो एक आदमी का क्या मतलब है, वो तो एक आदमी, एक भारतीय के साथ हुआ है, और पहले का भी आपने जिक्र किया, दोनों मामले बहुत गंभीर हैं। और सरकार ने भी जो रुख अपनाया, मुझे लगता है कि एक कड़े तरीके से उस पर बात की है। बहुत खतरनाक हो रहा है कि ये जो दोनों लोगों के बीच में हम लोग लगातार ही बात करें कि दोनों की जिद, ईरान की और अमेरिका की जिद। तुम टैंकर को रोक, कोई भी वैसल है उसको रोक सकते हैं, हमला करने का क्या मतलब? इवन जब भी बात हुई थी कि जब अमेरिका ने उस समय किया था, तो जब वो हमला करते हैं तो बात करते हैं क्रू से और ये सारी बातें। और मैं जानकारी ले रहा था, एक में यहाँ पर मर्चेंट नेवी एसोसिएशन भी बनी हुई है और कुछ और लोग हैं मर्चेंट नेवी वाले, वो कह रहे हैं कि इंडियन सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं शिप्स पे, और शिप्स पे केवल कैप्टन ही नहीं होते, वो जो रेस्टोरेंट्स हैं, सर्विस है, वो सारे लोग उसमें इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में हैं।
तो मुझे लगा कि ये तो बड़ी चिंता की बात है कि सरकार भी इसको किस तरह से देख रही है, नहीं देख रही। केवल मौत की बात नहीं, वहाँ जैसे युद्ध हो गया, मुझे बताया, कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, सेलर्स में से किसी फैमिली से, कि उनके लिए खाना पीना मुश्किल हो जाता है। खाना पीना क्या, राशन कट कर देते हैं वो, जाहिर है, क्योंकि वो जैसे शिप फंस को गए लेके वहाँ जा पर, रहे तो क्या हैं, करेंगे? शिप लेके जा वहाँ रहे हैं, कोई तो भाई रसद एक तो जा नहीं महीने, हाँ, रही। रसद तो जा नहीं रही, 1 महीने का रसद है, उस पर 1 का 10 दिन और होगा, तो वो बिल्कुल खाना पीना भी उनका, पानी तक भी जो है ना लिमिटेड कर भाई देते। ईरान और अमेरिका तुम लड़ो मरो जो मर्जी करो, लेकिन ये जो कोलैटरल डैमेज के नाम पर जिन लोगों का इस युद्ध से कोई लेना देना कोई नहीं है, लेना देना नहीं। उनकी हत्या जो है ये तो किसी सूरत में स्वीकार नहीं हो सकती। और अब ट्रंप क्या कर रहे हैं, इन्होंने जो आरोप ईरान पर लगाया कि ईरान कब्जा करना चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, ट्रंप खुद वो ही कर रहे हैं। अब ट्रंप वसूली की धमकी दे रहे हैं। जी हां, वो कह रहे हैं कि हम गल्फ कंट्रीज से यहां पर टैक्स वसूलें। कितना? 20% पर जहाज। मान लीजिए कि 1 अरब रुपए का सामान लेकर के एक जहाज चला, तो उसमें से 20% हमारा, 20 लाख हमारा, ये वो कह रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान युद्ध के दौरान हुए खर्च का नुकसान वो इन्हीं देशों से वसूलेंगे। नाम लेके बोला, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, ये सारे बड़े अमीर देश हैं, तो ये हमको पैसा देंगे, हम इनकी सुरक्षा कब से कर रहे हैं, तो अब उनसे सुरक्षा के एवज में वो पैसा वसूलेंगे टोल टैक्स के नाम पर। ये उन्होंने पोस्ट भी किया और फिर बयान भी दिया इसका। तो इजराइल से पैसा कभी वसूलते हैं ट्रंप? सबसे ज्यादा रक्षा तो वो इजराइल की करते हैं, हथियार भी फ्री में देते हैं, तो फिर इजराइल की से क्यों नहीं वो टोल किसी चीज का वसूलते? वो कह रहे हैं कि हम इनके दशकों से रक्षा करते आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा युद्ध पर बड़ा खर्चा हो रहा है। अरे तुमने ही शुरू किया है युद्ध, किसी और ने तो किया नहीं है, तो तुम्हारा खर्चा कोई और भरेगा। लेकिन ये देखिए, अब ईरान ने भी साफ साफ कह दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान अमेरिका की दखल अंदाजी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। अब गया न्यूक्लियर का मुद्दा, तो गया न्यूक्लियर पर तो बड़ा टका सा जवाब दे दिया ईरान ने कि आईएईए जो इंस्पेक्शन करता है न्यूक्लियर फैसिलिटीज का, उसने कहा हम किसी को इजाजत नहीं देने वाले। अब पहले आते थे वो लोग इंस्पेक्शन करने, अब वो कह रहे हैं हम किसी अपनी इंस्टॉलेशन का इंस्पेक्शन नहीं कराएंगे। साफ साफ कह दिया, ईरान मान चुका है कि अब न्यूक्लियर पे समझौता कराना तो अमेरिका के बस में ही नहीं है। अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रोक के दिखा दे हमें, कह रहे हैं हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा नहीं छोड़ेंगे। तो दोनों लोग एक दूसरे पर दोष ट्रांसफर करेंगे, इनकी वजह से समझौता नहीं हो पा रहा, इनकी वजह से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। और अभी तक आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? ट्रंप की बात कि हम तो वहां से पैसा लेंगे? नहीं, देखिए, ट्रंप जो कह रहे हैं ये तो उनके जो कहते हैं किसी का एक पर्सोना, एक कैरेक्टर देखते हैं तो उसका वो हिस्सा है, वो ये बोलते रहेंगे, छोड़ देंगे, ले लेंगे, ये करते रहेंगे। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है ये इसके लिए सीधे सीधे ईरान जिम्मेदार है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता देखने का। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो आपने क्यों गोलीबारी कर दी? आप रूट थोड़ी न तय करेंगे। और ये एक अच्छा तरीका होता कि ईरान भी इस डील पर जहां तक दोनों पहुंचे थे, अमेरिका ईरान दोनों सहमत हो गए थे, दूसरे देश भी उनके साथ आ गए थे, और एक बार वो वेवर खत्म होते, एक बार आपको तेल बेचने को मिलता, तो जितना आप वसूली की बात कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा आप वसूल लेते। दूसरा, जब भारत जैसा देश, चाइना जैसा देश, रशिया जैसा देश, दूसरे ऐसे देश आपके साथ कारोबारी रिश्ते रखते, तो आप सोचिए कि उस प्रपोर्शन में कितना बड़ा हिस्सा डील के तौर पर उनके पास जाता। जब उनके पोर्ट खुल जाते, चाबहार खुल जाता, मतलब एक तरह से कहें कि ईरान ने इस बार, पहले हम लोग बार बार कह रहे थे कि ट्रंप पूरी तरह से जवाबदेह और जिम्मेदार है, इस बार पूरी तरह से ईरान जिम्मेदार और जवाबदेह है। मैं सर एक बार ट्रंप का बयान में सुनवा देता हूं आपको। ट्रंप ने ईरान पर क्या कहा, अभी तो आपने हॉर्मुज पर सुना ना उनको, ईरान के लिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी तो कल परसों डील हो गई थी, सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन इन्होंने डील तोड़ दी, इनको कुछ उसमें पसंद नहीं आया, ईरान के लिए उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम ईरान को किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, उनकी ताकत खत्म कर देंगे, करके दिखाएं। फिर उन्होंने पूछा कि क्या अभी भी कोई डील पॉसिबल है ईरान से? ट्रंप कह रहे हैं हाँ बिल्कुल डील तो हो सकती है। पलट गया आदमी, 2 दिन में पलट गया। अभी कहा था पीछे कि नहीं, इनसे तो बात करने का मतलब नहीं है। फिर रिपोर्टर ने पूछा कि अरे भाई आप तो लगातार बम ही मारते जा रहे हैं ईरान पर, तो क्या ये न्यू नॉर्मल है कि आपके और ईरान के बीच में ऐसे ही चलता रहेगा? तो उन्होंने कहा अरे भाई वियतनाम में 19 साल रहे थे हम लोग, अभी तो 4 ही महीने हुए हैं, इसका क्या मतलब निकालेंगे आप? 19 साल बनाम 4 महीने, मतलब इस सालों ये खेल चलना है। फिर उनसे सवाल हुआ कि भाई बाकी जो देश हैं वो अभी तक उनकी हालत कैसी है? तो उन्होंने कहा अरे गरीब बेचारे देश, इनके ऊपर मार रहा है, इनको बम मार रहा है, इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है, और जो गल्फ कंट्रीज हैं। फिर ट्रंप कहते हैं कि भाई हाँ मुझे रीएम्बर्समेंट चाहिए, ये बात उन्होंने हुई, और कहा कि कम से कम 10 बार ईरान ने अपनी डील तोड़ी है, और ये भी कह रहे हैं कि ईरान अभी भी हमसे डील करना चाहता है, लेकिन वो अपने वादे पे कायम नहीं रहता। सर एक वेस्ट एशिया के और इधर के एक एक्सपर्ट है, मैंने उनको कल उनका एक कॉलम पढ़ा, उनका कहना ये था, उनका मानना ये था कि ईरान
अब अगर कुछ उनके शब्द है कि अगर लॉन्ग कुछ शॉर्ट टर्म पेन सहना पड़ता है, ये बमबारी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, नुकसान करेगा, ये कोई बहुत बड़ा ये बिल्कुल सत्ता जैसे सत्ता बदल देते या कुछ कर देते, वो तख्ता पलट जैसा तो ये कुछ कर नहीं पाए, तो उन्होंने कहा थोड़ी बहुत मार और खा लेगा ईरान। उसको ये समझ में आ गया है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर मुझे मिल गया या अगर ये मैं इस पर कुछ परमानेंट कब्जा करके रख पाया तो वो मेरे लिए गेम चेंजर हो जाएगा, मतलब एक लाइफलाइन होगी वो ईरान के लिए नई, और न्यूक्लियर सब छूट जाएगा पीछे। अब इनको बस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में उलझा के रख देना चाहता है ईरान। देखिए, दर्द जब हद से गुजर जाए तो दवा होता है। तो ईरान ने इतनी तबाही बर्दाश्त कर लिया पिछले 4 महीनों में कि अब उससे ज्यादा अब उसको क्या तबाह करेंगे। बिल्कुल, पहली बात। दूसरा, इस दौरान ईरान के संदर्भ में एक अच्छी बात यह हुई है कि उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रूप में एक ऐसा हथियार मिल गया है जिसको आप ट्रम्प कार्ड कह सकते हैं। ट्रम्प तो नाम अमेरिका के राष्ट्रपति का है, लेकिन ये ट्रम्प कार्ड मिल गया है ईरान को। इसके जरिए वो अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी उसने बढ़ाई है, और अमेरिका को 4 महीने बाद भी ट्रम्प आज फिर कह रहे हैं हम फिर बात कर सकते हैं, हम फिर डील करने को तैयार हैं, कभी भी डील हो सकती है। असली डेस्परेट तो ट्रम्प है बात जी के लिए। और मेरी राय हर्षवर्धन जी से अलग है इस पूरे खेल को शुरू करने में और बिगाड़ने में। बार बार ट्रम्प की भूमिका ज्यादा है, वो खलनायक ज्यादा बड़े तौर पर उभर रहे हैं। आप देखिए कि अगर नेक नियति से युद्ध विराम हुआ था तो 2 दिन में 170 हमले हो सकते हैं युद्ध विराम टूटते ही। सर हमले बिना तैयारी के, उन लोगों ने अपना मतलब बिना तैयारी के। दूसरी बात, तैयारी भी रखी होगी सर सीज फायर के साथ साथ। मुझे याद नहीं पड़ता कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ट्रम्प से पहले कोई ऐसा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड राष्ट्रपति रहा होगा जिसकी ऐसी भाषा रही होगी। आप टोल टैक्स वसूली की बात करें प्रोटेक्शन के नाम पे, अरे आप तो दाऊद इब्राहिम की तरह बेबी कर रहे हैं यार कि मैं दुबई में बैठा हूं और आप सर बात ये करनी चाहिए। ट्रम्प ने कहा है हमने अपना एम्बार्गो, अपना वो क्या शब्द था सर, वो ब्लॉकेड दोबारा शुरू कर दिया है, लेकिन ये ब्लॉकेड केवल ईरान के लिए है, बाकी दुनिया के फ्री मूवमेंट वहां से चलता रहेगा। अरे फ्री मूवमेंट हो कहां रहा है? मैंने अभी आपको बताया 14 जहाज निकले मात्र, बंद हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। सवाल इतना है एक लाइन का, ट्रम्प के बस की है कि ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खाली करवा लें? हमारे मतलब की बात इतनी ही है, इसमें कर सकते हैं क्या? नहीं, सारी ट्रम्प ऐसा कर सकते हैं? है बस में मतलब की सर होता तो अभी तक कर चुका होता ना। इतने लंबे समय से चल रहा है, इजराइल और अमेरिका मिलकर जब हमला करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरीके से खाली नहीं करवा पाए, अब तो अमेरिका अकेला लड़ रहा है। और अब जो अभी तक अमेरिका को जो लीड मिली थी, लोगों का समर्थन मिल रहा था देशों का, अब ट्रम्प ने ये कहकर वो खत्म कर दिया कि मैं भी 20% उसके ऊपर टैक्स लूंगा। लोग कहेंगे भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे कब्जे की लड़ाई ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं, इसमें बाकी लोगों का कोई हित नहीं है। तो लेकिन वो कौन से देश हैं जो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के अंदर रूस को फंसाया गया, वैसे ही अमेरिका और इजराइल में अमेरिका को फंसाया जाए लंबे समय तक? तो इसके पीछे क्या रूस और चीन की कोई भूमिका है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका उलझा रहे ईरान के अंदर? जिस तरीके से रूस के वहां पे एडवांस लड़ाकू विमान पहुंचे, जिस तरीके से चीन सपोर्ट कर रहा है टेक्नोलॉजी। हाँ, ये कल की खबर है कि बहुत एडवांस, हाँ बिल्कुल, जो हवा के अंदर विमान नहीं, वो है कि वो आसमान में चलता हुआ कमांड एंड कंट्रोल वो जहाज ईरान को दिया है। ये कहा जा रहा है कि पूरी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट जो है, एडवांस टेक्नोलॉजी, वो चीन ईरान को इस समय दे रहा है। चीन और रशिया तो लगे होंगे अमेरिका को दबाने में। आप सुपर पावर किस बात की हो? किस बात की सुपर पावर है अमेरिका को समझना चाहिए। 4 महीने में ईरान को तुम नहीं समझा पाए तो किस बात की सुपर पावर? क्लियर हो चुका है कि रशिया भी चाहता है और चीन ने ईरान से कहा होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को आप कंट्रोल करो, हम आपको सपोर्ट करते हैं, अमेरिका से आप लड़ते रहो। और अमेरिका उस ट्रैप के अंदर फंस गया मुझे लगता है बुरी तरीके से। और ये क्यों नहीं करेगा रशिया? क्यों नहीं करेगा? यूक्रेन के युद्ध में अभी जेलेंस्की को बगल में बैठा के ट्रंप ने क्या बोला? अरे भाई तुम हमसे मिसाइल मांगते रहते हो, ऐसा करो हम तुमको मिसाइल बनाने की फैक्ट्री लगा देते हैं। ये बोला ट्रंप ने। तो पुतिन आरती उतारेगा ट्रंप की? क्या करेंगे? वही करेंगे जो उनको करना है। और मुसीबत यही नहीं रुक रही है, एक मोर्चा खुल चुका और अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। इस बीच हौती यमन वाले और सऊदी अरब, ये भी दुश्मन है। इन दोनों के बीच जंग शुरू हो गई। 4 साल में पहला मौका आया है जब सऊदी अरब और हुतियों ने एक दूसरे पर डायरेक्ट हमला किया है। सबसे पहले कल यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उनकी कैपिटल है, वहां पर मिसाइल हमला किया सऊदी अरब ने। और उसका कहना, जो खबरें हुई कि कुछ हौती लीडर्स जो थे, उनका जहाज लैंड करने वाला था, शायद ईरान से ही लौट रहे थे, तो उनको वो लैंड ना कर पाए, उसमें कोई हो सकता है सीनियर आदमी हो, वहां हमला कर दिया बैलिस्टिक मिसाइल से। अब उसके बाद उन्होंने भी, हुतियों ने भी पलट के हमला किया। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल चलाई सऊदी के एक आभा एयरपोर्ट पर। उनका भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दक्षिण में सऊदी अरब के। उन्होंने उनके एयरपोर्ट पर हमला कर दिया और उन्होंने साफ साफ ये धमकी दी है कि दुनिया की सारी एयरलाइंस को धमकी दी है और सऊदी के एयर स्पेस से दूर रहने को कहा है।
और ये भी कहा है कि हमारे पास ये है बीच में बाबल मंदाब, एक और स्ट्रेट है वो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा, वहां पर हूथी लोग बैठे हुए हैं, यमन का बॉर्डर लगता है वहां पे। उन्होंने कहा इसको बंद कर देंगे हम। वहां से 14-15% दुनिया का तेल वहां से गुजरता है। अभी तक उस पर ऐसा लगा था कि बीच में ये कुछ करेगा, लेकिन ये उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब सऊदी अरब और ये जिस तरीके से एक दूसरे को मार रहे हैं, तो अब ये अगर कूद गए तो सीधा आप समझिए दुनिया का 15% तेल और बंद हो जाएगा। जी अब आप बोलिए, आप कुछ बोलना भी चाह रहे थे। नहीं देखिए, एक तो ये कि अमेरिका के संदर्भ में ये कहना कि उसने 170 हमले कर दिए, इसका मतलब वो नहीं चाह रहा था। तो अमेरिका तो इतनी तैयारी में हमेशा रहता है कि दुनिया के किसी हिस्से पर ऐसी बमबारी कर सकता है, और ईरान को लेकर तो वो सतर्क है। मैंने जो पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूं, ईरान के पास ये बहुत बड़ा अवसर था। जैसे हम बार बार ये कहते हैं कि यूक्रेन को अमेरिका समर्थन दे रहा है, तो अमेरिका का तो भला हो सकता है, यूरोपीय देशों का तो भला हो सकता है, लेकिन बर्बाद कौन हो रहा है? यूक्रेन। ऐसे ही अगर रशिया और चाइना के सपोर्ट पर ईरान इस गलतफहमी में रहे तो नुकसान उसी का हो रहा है। अब जाहिर है ये जो एक्सटेंशन हो गया, अब हुती विद्रोही और ये सब लड़ाई, तो ये एक तरह से उस तरफ जा रहा है जहां हम 28 फरवरी को शायद हुआ था ना, जब हुआ 28 फरवरी, तो उस वहां की स्थिति में हम फिर से पहुंच गए हैं कि वो जो दुनिया का इलाका है जिसको हम पश्चिम एशिया कहते हैं, वहां किसी भी समय कुछ भी होता रहेगा और दुनिया फिर से अनिश्चितता में चली जाएगी। लेकिन उस सब के बावजूद दुनिया ने कभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज का वेपनाइजेशन नहीं देखा था। ये किसी भी स्थिति में दुनिया को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, दो देशों की लड़ाई चल रही हो, वो भी नहीं हो, आदर्श स्थिति है, लेकिन दो देश अपने लड़ने में एक दूसरे से न जीत पाए तो दुनिया के लिए स्थिति खराब करें, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। क्रूड ऑयल का प्राइस $76.5 पे पहुंच गया। ब्रेंट 82 पार कर गया। ब्रेंट का ही बता रहा हूं सर, 76.5 है, $76 पर ब्रेंट पहुंच चुका है। चलिए अभी भी काबू में तो है। एक बड़ी खतरनाक थ्योरी और चल रही है, और इसकी पुष्टि ट्रंप खुद कर रहे हैं। क्या ईरान ट्रंप की हत्या करने वाला था? हमने आपको खबर दी थी कि वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि इजराइल ने ये टिप दिया अमेरिका को कि ये आपकी हत्या करना चाहता है, और उसके बाद ही हमले शुरू हुए ईरान के ऊपर। अभी तुर्की में नेटो की मीटिंग के लिए ट्रंप गए हुए थे, और वहाँ से खबर ये आई कि अब जो खबर आ रही है वो एक इजराइल का चैनल 12 करके एक मीडिया हाउस है इजराइल का, उसने बाकायदा एक खबर उस पर डाली है कि वो पुष्टि कर रहे हैं इस बात की, यस, एक ट्रंप को असैसिनेट करने का प्लॉट था, ट्रंप की हत्या करने का ईरानी प्लान तुर्की में था, ये तुर्की में आएंगे तो हम इनकी हत्या करेंगे। और उसकी पुष्टि ये हुई कि ट्रंप को एक जहाज दिया था, आपको मालूम है ना, एयरफोर्स वन के नाम पर कतर ने नया बोइंग जहाज दिया था। उसमें बड़ा पैसा लगा करके उसको उन्होंने रिफर्बिश कराया, उस पर जो भी कुछ एक प्रेसिडेंशियल प्लेन में हथियार डिफेंस के लिए जो कुछ होता है वो सब लगवाया। तो लेकिन उनका जो पुराना जहाज था वो हर तरीके से व्यवस्थित था, उसमें हर सुविधा थी ही थी। ट्रंप ने अपना जहाज बदल लिया तुर्की जाते हुए, ये नए वाले जहाज में नहीं गए, अब आजकल वो नया जहाज इस्तेमाल करते हैं। वहां जाने के लिए उन्होंने अपना पुराना जहाज मंगवाया, कि वो क्योंकि सुरक्षित माना जाता है, वो दशकों से वो वेल इक्विप्ड है। तो एक तो ये, फिर उनका बयान आया, उन्होंने कल भी ये बयान दिया है एक फोनो इंटरव्यू में अमेरिका में, 8 जुलाई का इनका बयान है, अभी 5 दिन पहले का। इन्होंने कहा अमेरिका का राष्ट्रपति होना तो बड़ा खतरनाक काम है, मैं तो इनकी टारगेट लिस्ट में टॉप पर हूँ, किलिंग लिस्ट में, और कितने % अमेरिकी राष्ट्रपतियों की हत्या हुई है, कितने % पर गोली चली है, सारा डेटा लेकर के आए थे। 5 दिन में तो सब सुर बदल गए ट्रंप के। तब तक वो लवली पीपल कह रहे थे 5.5% राष्ट्रपतियों की हत्या होती है अमेरिका के, और 8.5% पर गोली चलती है। वो आंकड़ा तो ठीक ही होगा, वहाँ कई राष्ट्रपतियों की हत्या हुई है। तो उन्होंने कहा बड़ा खतरनाक काम कर रहा हूँ मैं, यूं ही थोड़ी है, ऐसी थोड़ी है सर। लेकिन आपको लगता है कि कोई ईरान जैसा मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या कराना चाहता होगा? भाई इन्होंने भी खामेनी को मारा ही था। चाहने में तो मुझे कोई आशंका नहीं, बिल्कुल चाहता ही, मतलब चाहता ही होगा। और जिस तरह के झगड़ा चल रहा है दोनों के बीच में, और जैसे खामनेई की हत्या भी तो इन्होंने की है ना, तो उसका बदला वो लेना ही चाहते होंगे। लेकिन संभव इतना आसान काम नहीं है ये कि ऐसा किया जा सके। और ट्रंप साहब का क्या कि उससे एक और कोई, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उनके मन में आ गई कोई एक सिक्योरिटी वो मिला होगा कि भाई इस तरह का संभावना बनती है, उस पर वो काम कर रहे हैं, इसको लेकर वो आगे चल रहे हैं। लेकिन ये रिस्क तो बनी रहती है, ऐसा नहीं है कि इस रिस्क को आप इस तरह से रिजेक्ट नहीं कर सकते कि बात ट्रंप साहब ऐसे ही बोलते रहते हैं। नहीं, ट्रंप तो कुछ भी बोलते हैं सर, ये बात भी सही है, वो बात है। लेकिन इसको ये जो है खतरा, इसको आप खारिज नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि ईरान या कोई और भी देश हो सकते हैं, ऐसा होता है। खामेनी अपने पिता की फ्यूनरल में नहीं आए, हाँ, तो इसका मुस्तफा। और अभी तो एक और डेवलपमेंट हुआ जो हम लोग खबर देख रहे थे कि उनके जो ग्रैंडसन हैं
वो शायद अब इस पूरे पावर सिस्टम को हाँ क्या अली खुमैनी अली खुमैनी मुस्तफा खमैनी के बेटे मुस्तफा के बेटे कितनी उम्र है इनकी? 30 साल की है। तो वो 30 साल के हैं। वो अभी इस सिस्टम को देख रहे थे, तो इसका मतलब है कि मुस्तफा खुमैनी या तो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो देख असली बात है। तो ये जो है अली खुमैनी, हाँ, अली खुमैनी क्या ये नहीं ये बनेंगे नए सुप्रीम लीडर या इस वक्त ईरान ये चला रहे हैं? अभी ईरान वो चला रहे हैं, ऐसी बात है। तो डायनेस्टी आगे बढ़कर आयतुल्ला बनने के लिए तो पूरा प्रोसेस है, वो आयतुल्ला तो नहीं बन सकता। लेकिन हाँ ये है कि हाँ चलो कमांड में आ जाएंगे। आपको इंटरेस्टिंग बड़ी मजेदार राजनीतिक खबरें बताता हूं मैं। अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच में अलायंस देर सवेर होगा, ज्यादातर लोगों को इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके लिए जो दबाव बनाया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर, उसमें कल आपने देखा था कि इलेक्शन को लेकर के, गठबंधन करने को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से इमरान मसूद ने कल बहुत सारे स्टेटमेंट दिए थे। अब इसको लेकर के उनके और समाजवादी पार्टी में तकरार शुरू हो गई। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर ऐसे ऐसे हमले कर रहे हैं जो आमतौर पर रखे जाते हैं बचा के बीजेपी के लिए। कांग्रेस के सांसद हैं सहारनपुर से इमरान मसूद, इन्होंने गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी पर यह कहा था कि चुनाव की तैयारी करने के बजाय सिर्फ सपने देख रहे हैं अखिलेश यादव, सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं बस, लेकिन हवा में बात कर रहे हैं। गठबंधन बैठो बात करो तब जाकर के बात बनेगी। फिर ये भी कहा 2024 में जो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बंपर सीटें मिली, कांग्रेस की वजह से मिली थी, राहुल गांधी की वजह से मिली थी, ना सोचेंगे अखिलेश यादव की वजह से मिली थी। तो अब मौका बारी थी समाजवादी पार्टी की रिटर्न विद इंटरेस्ट करने की। अब वाकई सूद समेत किया है। सहारनपुर के पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता फजलुर रहमान ने इमरान मसूद को एहसान फरामोश कहा। फजलुर रहमान ने कहा कि सहारनपुर से ये जीते तब जीते जब समाजवादी पार्टी ने साथ दिया, नहीं तो सांसद भी नहीं थे, अपने दम पर कभी चुनाव नहीं जीते सहारनपुर से। और फिर कहा कि चलो इनकी बात छोड़ दो, रायबरेली और अमेठी जीत सकती है क्या कांग्रेस अपने बूते पर? हम साथ ना दें तो रायबरेली और अमेठी ये ना जीतें, अगर हम कैंडिडेट वहां से अपना ना हटाएं। साहब ये बात सच है, जब भी पिछले काफी वक्त से जब इलेक्शन हुआ है अमेठी में और रायबरेली में, समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं दिया है, तो वो वही कह रहे हैं कि हम कैंडिडेट दें तो तुम जीत नहीं पाओगे। लेकिन ये बड़ी चुभने वाली बात है कि आप सीधे पहुंच गए रायबरेली अमेठी पर। अगर सोचिए कोई अखिलेश यादव से करहल की बात करे, कन्नौज की बात करे, तो उनको कैसा लगेगा? ऐसा ही बयान दिया उनके आदमी ने। ये हमारे मौजूदा सांसद सहारनपुर की गलत बयानी है, एहसान फरामोशी है, और मुझे लगता है कि उनको मंशा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का है। हो सकता है उनकी कोई नस, कोई रग, कोई ऐसी बात भाजपा के हाथ में है जिससे वो डर रहे हैं और भाजपा की मदद करना चाहते हैं। जहां तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात है, उनका सब एहतराम करते हैं, वो हमारे लिए माननीय है, लेकिन बिना समाजवादी पार्टी के ना तो राहुल गांधी अमेठी से जीत सकते हैं और ना ही प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में किसी भी लोकसभा से जीत सकती है। अब देखिए कि सांसद हैं राजीव राय जी कहां से सांसद हैं सर? घोसी से। उन्होंने लिखा, माननीय राहुल गांधी जी कृपया अपनी टीम के आत्मघाती दस्ते से सतर्क रहिए, इनको यूपी चुनाव से पहले लगता है भाजपा से सुपारी मिल गई है। यूपी के लोगों की उम्मीदें हमसे हैं, इंडिया गठबंधन जरूरी है, कोई व्यक्ति विशेष जरूरी नहीं। वो कह रहे हैं आत्मघाती दस्ता हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। इनके एक सांसद हैं, एक और उनका नाम है रमाशंकर राजभर। उन्होंने कहा कि कुछ भी कर ले कांग्रेस पार्टी, एक बात तय है, उसको पलट नहीं सकती। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी छोटा भाई ही रहेगी, इससे ज्यादा बड़े ख्वाब ना पालें। कांग्रेस के नेता नहीं हैं, कांग्रेस के नेता राहुल जी हैं, खड़गे जी हैं। कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने वाले नेता इनको आप कह सकते हैं। इन बाड़ी वीरों को गठबंधन धर्म का ज्ञान नहीं है। समाजवादी पार्टी की ओर से किसी भी नेता का यही बयान आता है कि हम गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, तो इन बाणी वीरों को समझना चाहिए कि समाजवादी पार्टी को हटाकर कांग्रेस पार्टी कितनी हैसियत है उत्तर प्रदेश में। तो
देश में कांग्रेस बड़ा भाई हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को छोटा भाई ही रहना पड़ेगा। जीतने वाली भाई बात हैसियत औकात तक चली जाए तो मामला गंभीर है। जी त्रिपाठी जी। नहीं देखिए, मतलब कुल मिलाकर बात तो ठीक ही कही जा रही है, इस तरफ से भी उस तरफ से भी। भाई ये तो सच है ना कि अखिलेश यादव भी 5 ही पर तो सिमट गए थे ना। अखिलेश और राहुल एक साथ लड़े तो 3706 आया है, तो आप उसको कह सकते हैं भाई अखिलेश यादव ने कमाल किया। भाई उनके पास उनका पात्र बड़ा था, उनका कटोरा बड़ा था, इसलिए ज्यादा आ गया। राहुल जी का कटोरा ही छोटा था। अब लेकिन उससे आगे वाली बात ज्यादा बड़ी है। अब इस पे तो बोल दूंगा अभी विवाद हो जाएगा। स्मृति कटोरा दिया किसने था? सीट किसने दी थी? नहीं सर, जितनी समाजवादी पार्टी ने दी कटोरा उतना ही बड़ा था। नहीं, वो कटोरा अपना भूल गए। वो अपना कटोरा उन्होंने रख दिया है, 2002 में रखा, 12 में रखा, वो तो लगातार भूल चुके हैं। लेकिन अब इस पे तो मैं स्मृति जी के बयान की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अच्छा, जो कह रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी जिता देती है, तो ये तो बार बार कहा जाता है कि अमेठी और रायबरेली इसी वजह से वो जीत जाते हैं। सच है ये बात? तो नहीं, बहुत हद तक सपा ने कब से कैंडिडेट नहीं दिया? सच है। अगर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। तो कांग्रेस पार्टी को अपने नेताओं की इज्जत बचाने के लिए चुपचाप अखिलेश जी के साथ रहना चाहिए। बाकी एक बात इमरान मसूद की सही है, मुसलमानों के सबसे बड़े नेता राहुल जी हैं या प्रियंका जी हैं, जो दोनों अभी वेकेशन वाली बात हम लोग कर रहे थे ना, तो वो चाहे छुट्टी पर रहे चाहे जो रहे, वो उनके सबसे बड़े नेता हैं। हां, ये जरूर है कि क्या इसकी वजह से अगर कोई भी खटपट हुई तो फिर कहां दोनों जाकर टिकेंगे? ये बड़ा भाई छोटा भाई कोई भी बचेगा क्या, ये सवाल है। चलिए सर, आगे की बात करते हैं। वो जो 2 नॉमिनेशन, जो 2 बाइपोल जो थे, वो इतने बड़े बन जाएंगे किसी को लगा नहीं था, लेकिन दोनों ही बड़े उपचुनाव बड़े इंटरेस्टिंग और बहुत बड़े बन गए हैं। एक बांकीपुर का है जहां प्रशांत किशोर उतर गए और बीजेपी ने एक कैंडिडेट बदल दिया वहां पे अपना, और दूसरा था ये दतिया वाला जहां पर मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा, पूर्व गृहमंत्री मध्य प्रदेश के, उनको लगा ही था कि लग गया था कि हमको ही मिल रहा है, नॉमिनेशन फॉर्म ले लिया, एन वक्त पर टिकट काट दिया। अब वो उनके समर्थकों ने बड़ा हंगामा भी किया, हाईवे ब्लॉक कर दिया, पार्टी कार्यालय पे कब्जा कर लिया। नरोत्तम जी मुख्यमंत्री से मिले, कहा जाता है दिल्ली में सीनियर नेताओं से मिले। अब उसके बाद जब सब हो गया तो नरोत्तम जी ने एक तरीके से, मतलब क्या कहें, नियति से समझौता कर लिया कि भाई अब जो हो गया, नहीं मिला टिकट तो नहीं मिला, पार्टी में तो रहना है, राजनीति तो इन्हीं के साथ करनी है। तो नॉमिनेशन में गए साथ में, पहले ये देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव, साथ में नरोत्तम मिश्रा और आशुतोष तिवारी, जिनको टिकट मिला है उनकी जगह, उनका इन्होंने नॉमिनेशन कराया। बड़ा भारी मन करके जाना पड़ता है, बड़ा पक्का मन करके जाना पड़ता होगा। अच्छा, फिर फिर कर ली रैली मोहन यादव ने, रैली में भी पहला भाषण उन्हीं का करा दिया। सोचिए, अब वो आदमी बगल में खड़ा है, जैसे राजकुमार जी मेरे बगल में खड़े हैं, जिसको इनका टिकट काट के जिसको दिया उसको बगल में खड़ा किया और पहला भाषण इनसे कराया, और भाषण देते देते उनका गला भरा है। अब कितना रोके आदमी अपने अंदर की भावना को। तो कहता हूं अच्छा है, नेताओं के भाव आने चाहिए। रो पड़े, कहा कि मैं घर घर जाकर के, चाहे मुझे अपने माथा टेकना पड़े, इस भाई के लिए एक एक वोट लेकर के आऊंगा। प्राण छोड़ दिए जाएंगे आज तो भैया के लिए। ये भ्रम और मुगालते में कोई नहीं रहे कि कोई कार्यकर्ता घर बैठेगा। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा, आज तो उसको जिताऊंगा। धन्यवाद। समीर जी, सबसे ज्यादा मैं जो जानना चाहता हूं व्यूअर्स के लिए वो ये है, अब ये रो के मुख्यमंत्री के बगल में बैठे, मुख्यमंत्री ने पानी पिलाया, लो पानी पियो। इनके मन में क्या चल रहा होता है एक दूसरे के लिए? नरोत्तम मिश्रा का जब गला भर आया तो अंदर क्या था, और मोहन यादव के मन में क्या रहा होगा उस वक्त? समीर जी बोलेंगे, लेकिन आप तो ऐसे मत बोला कीजिए। वो एक साथ जाता है ना, तो अल्प विराम पूर्ण विराम का बड़ा मतलब होता है। आपने कहा कि वो रोए और गए तो नरोत्तम मोहन यादव ने उनको पानी पिला दिया, मतलब वाक्य में थोड़ा सा रह जाता है। बाकी समीर तो सौरभ जी ने थोड़ा लेट बोला, मोहन यादव ने तो पानी पहले पिलाया था, रोना तो बाद में आया। बड़े पानी शरारती लोग हैं ये सब। पानी तो प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने जी ने दिया, मोहन यादव ने पीठ पे हाथ फेरा, फिर पानी पिलाया उनको और कहा कि सांत्वना दी कि भैया आप परेशान मत होइए। और जब नरोत्तम मिश्रा बोलने के लिए आए तो वहाँ पे जो लोग और कार्यकर्ता थे वो सब नरोत्तम भैया मतलब नरोत्तम का जिक्र कर रहे थे, और वो चाह रहे थे कि नरोत्तम को टिकट मिले। तो अपने ही लोगों को, अपने ही कार्यकर्ताओं को देखकर नरोत्तम जी ने कभी सोचा नहीं होगा कि भाई
इस स्टेज पर उनको किसी दतिया की सीट पर उनको किसी और के लिए मतलब वोट मांगने पड़ेंगे। वो तो मान के चल रहे थे कि टिकट उनको मिलेगा। तो ये उनका निश्चित रूप से वो अभी भी इस बात को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं आए थे नामांकन के दिन भी, कि उनको चुनाव में नहीं लड़ना पड़ा है, उन्होंने नामांकन नहीं भरा है, नामांकन आशुतोष तिवारी ने भरा है और अब उनको ये सीट उनको ले देना है। लेकिन अब दूसरी बड़ी चुनौती नरोत्तम के सामने है कि नरोत्तम के ऊपर अभी जिम्मेदारी है सीट जितवाने की। हालांकि 40 स्टार प्रचारकों की सूची है, उसमें 16वें नंबर पर नरोत्तम मिश्रा का नाम है, तमाम प्रदेश के दिग्गज नेता उसके अंदर है। लेकिन अगर आशुतोष तिवारी सीट हारते हैं तो ठीकरा तो नरोत्तम पे ही फूटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जीत गए तो कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। जीत गए तो कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये कहा जाएगा कि देखिए नरोत्तम के भीतरघात के बाद भी हम इसको हारे के बावजूद जीते और कितने भी वोट से जीतेंगे, ये कहेंगे भाई जीत तो हमारी बहुत ज्यादा से होती है, नरोत्तम ने भीतरघात किया इसलिए इतने कम वोटों से हम जीते, वरना हम ज्यादा वोटों से जीते। नरोत्तम जी ईमानदारी से प्रयास करेंगे कि आशुतोष जीत जाए? देखिए नरोत्तम तो कोशिश करेंगे, लेकिन नरोत्तम के जो लोग हैं वो नहीं मानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो चाहेंगे कि भाई एक बार ये सीट निकल गई आशुतोष तिवारी के पास तो 2 साल बाद फिर आशुतोष तिवारी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि नरोत्तम जी का रिहैबिलिटेशन होगा, मतलब मुख्यमंत्री के साथ जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं बार बार, तो मतलब इनको कोई आश्वासन हुआ होगा? एक टिकट कटने से आप ये कह रहे हो कि रिहैबिलिटेशन होगा? 2.5 साल से किया क्या? पिछला चुनाव हार गए, उसके बाद राज्यसभा आई, प्रदेश से 4 बार आपने एक बार राज्यसभा नहीं भेजा, प्रदेश अध्यक्ष की स्थिति आई, अपने प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। टिकट काटने के बाद इनको कुछ मिलेगा? पार्टी कुछ देगी कि नहीं देगी? मुझे इसकी संभावना कम नजर आ रही है। देखिए अगर पार्टी को देना होता तो पार्टी पहले बता के उनको बता देती कि आपको टिकट नहीं दे रहे। इतना बवाल होने के बाद जो दतिया में बवाल हुआ तो ये मैसेज जाएगा कि दूसरा नॉमिनेशन वो नितिन नवीन जी की सीट पर हो रहा है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके जो एक घर की सीट सी हो गई है, क्योंकि कई वर्षों से वही जीत रहे हैं, कई बार से 6-7 चुनाव से जी, वो उनसे पहले उनके पिता जीतते रहे थे। बाकी पोर्ट प्रशांत किशोर ने नॉमिनेशन किया। प्रशांत किशोर ने सोचा कि भाई चलो चुनाव में मैं नहीं लड़ा, उसका शायद मुझे नुकसान हुआ पार्टी को, अब जरा एक बार फिर से माहौल में आए हम लोग, जन स्वराज की बात हो और अल्टरनेटिव की बात हो बिहार में। इन्हीं दो गठबंधनों के बीच में क्यों झूलती रही बिहार की जनता? उनका खबर क्या बनी वो बता रहा हूँ आपको, कि उन्होंने जो अपना एफिडेविट दिया ना, उसकी डिटेल सामने आई, तो कल से लोगों देख रहा हूं बहुत सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा कर रहे हैं, कितनी संपत्ति है। आप जानना चाहते हैं प्रशांत किशोर कितनी संपत्ति के मालिक है? क्या पैसा, रुपया, कैश, एफडी, म्यूचुअल फंड, प्लॉट, बंगला, गाड़ी, घर, फ्लैट, सब कुछ जोड़कर कितना? नहीं चाहता। उन्होंने जो एफिडेविट दिया है अपनी और अपनी पत्नी का, जो उन्होंने कुल संपत्ति बताई है 198 करोड़, मोटा मोटा 200 करोड़ के मालिक है प्रशांत किशोर, ऐसा उन्होंने दावे में अपने बताया है। इसमें उनकी पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास, उनकी भी डिटेल्स उन्होंने दी हैं। और प्रशांत किशोर के पास लगभग 96 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उनकी पत्नी के पास लगभग 101 करोड़ से लेकर 112 करोड़ का अनुमान है उसकी प्रॉपर्टी है। मतलब प्रशांत किशोर से ज़्यादा अमीर उनकी पत्नी है डॉक्टर जाह्नवी। और इसके अलावा प्रशांत किशोर ने ये बताया है हलफनामे में कि ACSI हैदराबाद से उन्होंने मास्टर्स ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से BBA की पढ़ाई की है, फ्रेंच भाषा का कोर्स भी किया है, और उनकी पत्नी दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर हैं। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों के शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए, बिहार के मुख्यमंत्री पर ही वो बिल्कुल तुले हुए थे, माफ़ कीजिएगा। तो कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि ये कौन सी डिग्री है, कुछ लोगों ने नहीं सुनी जो डिग्री उन्होंने की है, ये कौन सी डिग्री की है प्रशांत किशोर जी ने, इसको लेकर के बात चली। सर 200 करोड़ ठीक, ओके सर, मुझे पता नहीं, मैंने तो सोचा इसको देख कर कि चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं, क्योंकि जितनी बची हुई आपको बतानी पड़ेगी अपनी प्रॉपर्टी, इसलिए। हाँ, तो उसमें शर्मिंदा होने से बेहतर है ऐसी शर्मिंदा हुआ जाए। मतलब वो नहीं है ना। देखिए इस चुनाव को देखिए ना, प्रशांत किशोर तो जो कर रहे हैं पहले, और इनके सामने जो आदमी शायद उसके पास 20 लाख रुपए हैं, नीरज कुमार बीजेपी के कैंडिडेट के सामने, उनके साथ तो पार्टी भी तो है पूरी। अब मुझे लगता है तो 5 साल बाद का हलफनामा देख के बात करना। हाँ, उसके बाद देखिएगा कि 5 साल बाद वो क्या हलफनामा, उनका हलफनामा क्या होगा, क्या ये भी सही है। लेकिन राजनीति में आके पैसा नहीं बनाया प्रशांत ने सर, पैसा बना के राजनीति में नेता लोग तो राजनीति में आके पैसा बनाते हैं। नहीं, और डंके की चोट पे बोलते हैं। जब ये बिहार में सभा कर रहे थे अपनी, और 2 साल तक पदयात्रा की है, उसमें सैकड़ों लोग साथ में चलते थे इनके, तो उनका रहना पीना खाना रुकाना, टेंट वेंट लगते थे बढ़िया, उसमें स्विस टेंट्स लगते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने इतने लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है, उनसे वापस ले रहा हूं मैं, तो बोल के कहते थे कि हाँ मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ। ये ईमानदारी से आप तब दीजिएगा ना जब वो राजनीति में आ जाए, अभी तो राजनीति में आए नहीं है ना, राजनीति में सत्ता में हिस्सेदारी के बाद बड़ा ब्रांड बनाया, उसके फीस उन्होंने वसूल किए, उससे कमाई की है। दूसरे भी विजय जी बात कर रहे थे चुनाव की, मैं चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा, तो एक कहावत है कि अगर आपको अपनी पुराने पुरखों की पुस्तक ना मालूम हो तो राजनीति में आ जाइए, आपके विरोधी खोज के आपको सब बता देंगे। तो राजनीति तो गेम ऐसा है जिसमें कोई मुरब्बत होती नहीं है। और नरोत्तम मिश्रा के बारे में एक बात जरूर करूंगा, जो आपने दिखाई क्लिप,
कि उनकी मनस्थिति और परिस्थिति देखिए कि जो कार्यकर्ता 2 दिन तक उनके लिए बवाल कर रहे थे हाईवे पर, अब उनके घर जाकर के उनसे कहेंगे कि आप आशुतोष भैया के लिए मेहनत करिए। कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये भी सवाल है सर। वायदा तुम मान लेंगे कहेंगे। वायदा तो यही है, हालांकि राजनीति में वायदा वफा होते बहुत कम है। जी, अगली खबर आपको बताता हूँ। चले, पार्टी कार्यकर्ता सपोर्ट करते हैं तो वो सिंबल में भी दिखता है क्या? प्रशांत जी के रेफरेंस में पूछ रहा हूँ मैं, मतलब उस पर केवल जनसुराज का ही सिंबल दिखेगा या कुछ और कलर भी मिक्स दिखेगा? बताइए, और किसका रंग, उस पर किसका रंग मिलता हुआ? नहीं, मैंने पार्टी के बहुत सारे लोग वहाँ पर यदि सपोर्ट कर रहे हो उनको, बीजेपी के प्रशांत किशोर को बीजेपी के लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसा लग रहा है आपको? आपको नहीं लग रहा? भीतरघात हो रहा है बीजेपी में? भीतरघात, ये तो सब अंतरात्मा की आवाज। नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा तो प्रचार करेंगे, हालांकि वो बीजेपी के नहीं है, टीएमसी के। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा मैं प्रचार करूंगा उसका। नहीं, ये बड़ी बात कह दी सर इन्होंने कि नितिन नवीन की सीट पर उनके बीजेपी के कैंडिडेट को हराने के लिए क्या बीजेपी वाले, कुछ बीजेपी का धड़ा कोई जो है वो काम करेगा, यही कह रहे हैं ना आप? अभी हाँ, इतनी हिम्मत तो नहीं आप कह रहे हैं, तो खबर है आपके पास कोई? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैंने पूछा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद ही तो उम्मीदवार बदला था आपने। चलें, खैर एक खबर जो 2 दिन से चल रही है, उमर अब्दुल्ला एक्चुअली चर्चा में चल रहे हैं, कम आते हैं नेशनल न्यूज में। उमर अब्दुल्ला ने सबसे पहले तो उन्होंने ये सनसनी पैदा की है कह के कि बीजेपी के लोग, और नाम नहीं बताया लेकिन बाकी पूरा वो बता दिया, वो कैरेक्टर सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, बड़ा नेता है, मेरे विधायक को, जम्मू के विधायक को 20 से 30 करोड़ रुपए का ऑफर दिया और कहा कि राज्य का दर्जा भी दे देंगे कश्मीर को, तुमको मंत्री भी बना देंगे, इधर आ जाओ। वो गया नहीं, उसने मुझे ये बात बता दी। अब वहां तख्ता पलट करने के लिए, सत्ता बदलने के लिए बीजेपी को 17 विधायक चाहिए। 17 विधायक कहां से तोड़ेंगे? वहां कोई निर्दलीय नहीं है, एक आदमी निर्दलीय है, बाकी आम आदमी पार्टी है, सीपीएम है, कांग्रेस पार्टी है, पीडीपी है और उमर अब्दुल्ला। इनमें से कौन सा बीजेपी का साथ दे देगा? तो 17 विधायक तोड़ सकती है बीजेपी, नहीं तोड़ेगी तो एक को 30 करोड़ में खरीद करके क्या पालेगी? तो उनके इस दावे पर सवाल उठने लगे। एक बात तो ये, फिर उनको वो कह रहे हैं वो दिल्ली में मैं प्रदर्शन करूंगा 20 तारीख को, सारे दलों के नेताओं को बुलाया है राज्य का दर्जा लौटाने के लिए, दबाव बनाने के लिए। इस पर जो कांग्रेस का बयान आया, मैं एक्चुअली आज खबर कांग्रेस के बयान की आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। फिर अगेन पवन खेड़ा जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, सवाल हुआ जी पवन कि वो कह रहे हैं कि सारे नेता हमारा साथ दें इस मांग में, तो उन्होंने जवाब दिया कि उमर अब्दुल्ला तो राज्य का दर्जा लौटाने की मांग कर रहे हैं, इसमें हम उनके साथ हैं, लेकिन हम स्टेटहुड ही नहीं, स्टेटहुड प्लस चाहते हैं कश्मीर के लोगों के लिए। तो स्टेटहुड प्लस क्या बताया उन्होंने बताया स्टेटहुड प्लस का मतलब है लैंड राइट्स, जमीन का अधिकार, जॉब राइट्स, रिसोर्सेज और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर ऑन देयर लैंड, जॉब एंड रिसोर्सेज। मतलब एक लाइन में पहले एक वाक्य में 370 कह देते थे, उन्होंने उसको 4 लाइन में बता दिया। इन सर यही कह रहे हैं ना वो मोटा मोटा के भी जो 370 की तरफ स्थिति थी उस वक्त, वैसा ही हम चाहते हैं उनके लिए अलग से। सुनिए, Omar Abdullah's demand for statehood is valid, but it's not enough. The Congress party believes and has always believed in statehood plus. When we say statehood plus, we mean land rights, job rights, resources, constitutional rights of the people on land, jobs and resources. That's what Jammu Kashmir needs now. Statehood enough is not enough. Statehood plus is what we need to talk about and demand. स्टेटहुड प्लस राज्य का दर्जा भी काफी नहीं है कश्मीर के लिए, उससे ज्यादा बताया उन्होंने, लैंड राइट्स, जॉब राइट्स, रिसोर्सेज पर राइट, सब कुछ। क्या है इसका मतलब? नहीं देखिए, एक तो ये कि ये जिस तरफ लेके जा रहे हैं कि स्टेटहुड पर भी सोचना पड़ जाएगा केंद्र सरकार को। सीमावर्ती राज्य है, अलगाववाद से, आतंकवाद से बुरी तरह से जूझ कर निकला है। पाकिस्तान वहाँ लगातार इस तरह की कोशिशें करता है, फंडिंग की पूरी चेन मिली है, उस पर लोग जेल में हैं, उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं। और जब कांग्रेस के प्रवक्ता, नेता, बड़े नेता जब ये कहते हैं कि स्टेटहुड प्लस चाहिए, तो इसका मतलब वो उमर अब्दुल्ला के खिलाफ काम कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड चाह रहे हैं। जब लैंड राइट और पुलिस राइट्स की बात कर रहे हैं तो वो भी कहीं न कहीं जाकर उसमें राइडर लगे, क्योंकि हमारा वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसका पूरा हिस्सा अभी हमें नहीं मिला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वहां हिस्सेदारी, उनकी भूमिका तो रहेगी ही रहेगी, वहां सेंट्रल फोर्सेज रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है। ऐसे में जब कांग्रेस का बयान आता है तो मुझे तो लगता है कि उमर अब्दुल्ला के खिलाफ काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। कल कोलकाता में 2 खबरें आपको जल्दी से बताता हूं, ममता बनर्जी से जुड़ी हुई खबरें हैं दोनों, एक सेंस में। एक खबर तो यह कि कोलकाता के एयरपोर्ट के अंदर उसके प्रेमाइसेस में बनी हुई एक पुरानी मस्जिद, 136 साल पुरानी मस्जिद को लेकर के अब यह फैसला हुआ है कि यहां पे लोग नमाज पढ़ते हैं, यहाँ के बाहर से भी लोग आते हैं। तो पहला फैसला तो होगा कि बाहर का कोई आदमी यहां नहीं आएगा। यहां रनवे का रीडेवलपमेंट किया जाना है और
मुख्यमंत्री की तरफ से इन प्रिंसिपल ये बात मुझे लग रहा है आ चुकी है कि भाई इस मस्जिद को शिफ्ट किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा इसको यहाँ से। उसका पहला कदम यह है कि यहाँ पर बाहर के लोग आकर के नमाज ना पढ़ें। तो इस पर कंट्रोवर्सी हुई, तो मैं बयान देख रहा था, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भाई ठीक है, कर लेंगे काम, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है, लेकिन मुस्लिम समाज को भरोसे में लेकर के करें। फिर ऐसा ही बयान आया, सौगत रॉय टीएमसी के सांसद हैं, अभी ममता जी के साथ हैं, उनका आया, करें लेकिन मुस्लिम समाज को भरोसे में लेकर के करें। कैसे भरोसे में लिया जाएगा अगर इस मस्जिद को, एक तो एयरपोर्ट के अंदर मस्जिद बनी हो 150 साल से लगभग, इसको आप सोचिए। दिलीप घोष जो सरकार में मंत्री, उन्होंने साफ साफ बात की कि ये मामला जो है डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, इसमें अगर कोई कदम उठाना पड़ेगा तो उठाएगी सरकार। दिलीप घोष का बयान सुना दीजिए। वहाँ क्या मस्जिद होना चाहिए? कहीं है? जो था गलत था, उसको निकाला जा रहा है। जो वहाँ जाते तो उन्होंने मान लिया है, उन्होंने नमाज पढ़ना बंद कर दिया है, उसको रिमूव करके और रनवे का एक्सटेंशन होगा, क्योंकि कलकत्ता एयरपोर्ट में काफी प्रेशर है, अभी काफी इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं। दूसरा एयरपोर्ट जब तक नहीं होता है प्रेशर लेने का लायक, इसको बनाया जाएगा। सर, सरकारों ने मंदिर मस्जिद सब हटाए हैं, जस्ट अगर सड़क भी निकालनी होती है कहीं पर, तो यहाँ तो एयरपोर्ट के अंदर मस्जिद बनी है, अभी भी ये दबाव है सरकार के ऊपर कि बातचीत करके हल निकालो। नहीं, मुझे तो आश्चर्य ये हो रहा है कि एयरपोर्ट पे मस्जिद थी और फिर बाहरी लोगों का आवागमन अनुमति कैसी थी? वो तो सिक्योरिटी के हिसाब से नहीं होना चाहिए था आपको। जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है एयरपोर्ट में आने जाने का, उसके हिसाब से भी आप अलाउ नहीं करते हैं लोगों को। दूसरा, इसमें किसी समाज को या किसी व्यक्ति को या किसी दल को विश्वास में लेने का सवाल नहीं है। पहली चीज है सेफ्टी, दूसरी चीज है रीडेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट। बिल्कुल, तो दोनों ऐसे हैं जिसमें सरकार को सीधे एक्ट करना चाहिए, कोई और कंसिडरेशन होना ही नहीं चाहिए। ठीक, एक बस जाते जाते खबर आपको बता रहा हूं कि बड़ी मजेदार खबर है। अभी टीएमसी के मामले चल रहे हैं कि टीएमसी किसकी, दोनों गुटों के बीच में। ईडी ने बैंक अकाउंट फ्रीज किए हुए हैं तृणमूल कांग्रेस के, तो ममता गुट जो है वो हाईकोर्ट में गया चुनौती देने के लिए कि ईडी हमारे अकाउंट खोले। ईडी का जवाब क्या है सर? उन्होंने कहा हु यू, आप कौन है? पहले आप बताइए आप कौन है। ये टीएमसी के लोगों से पूछा, किस हैसियत में आपने जो ये मुकदमा दायर किया जिसमें हमको बुलाया है, आदेश दिखाओ, तुम्हारी पार्टी ने लेटर हेड पर मुझे लिखा दिखाओ कि इस मामले को तुम उठाओगे ईडी के खिलाफ। क्योंकि वो कह रहे हैं कौन सी टीएमसी है कोई, ये तो हमको पता चले। फिर उनसे मांगा कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन लेकर पहले कोर्ट में आओ। ये ईडी कह रही है, तो बोले अपने आप का पहला मामला होगा कि कंप्लेनेंट से ईडी पूछे तुम हो कौन। नहीं, ये तो ठीक बात है, लेकिन तय तो न्यायालय करेगा, इसको ईडी को तय करने का अधिकार नहीं है। ईडी सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं कोई हवाला है, गड़बड़ है, रकम इधर से उधर हुई है, उसकी जांच करे। ईडी का न तो ये अधिकार है, न किसी कीमत पर लोकतंत्र में दिया जा सकता है कि वो पार्टियों को तय करे कि तुम कौन हो, तुम सही हो या उन्होंने नहीं कहा हो। कि मेरे खिलाफ आप मुकदमा लेके आए, तो आप कौन है, किस हैसियत में आए, ये बताइए। वो तो जाहिर है, वो तो तृणमूल कांग्रेस की हैसियत से आएंगे और ये न्यायालय तय करेगा, चुनाव आयोग तय करेगा। इसमें ईडी के तू कौन खामखा। चले सर, काफी सारी खबरों में बात हुई, बहुत धन्यवाद समीर जी, बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, विजय जी बहुत धन्यवाद आपका, हर्षवर्धन जी शुक्रिया आपका। कल फिर मिलेंगे 1 बजे।